आप नहीं आए थे कल दोनों लोग? अभी लास्ट में सबमिट कर देना। एक क्लास हुई है ना करंट अफेयर्स की, क्या पढ़ाएगा? एडिटोरियल। अच्छा, शशि सर की थी। चलिए उड़ीसा से शुरुआत करते हैं, पहला एक राज्य, इसके बाद जो हुआ है साप्ताहिक घटनाक्रम उसको देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले उड़ीसा पर आते हैं। उड़ीसा के बारे में सबको पता ही होगा। हाँ सर। पता है? राजधानी क्या है? ओके, नवीन पटनायक और बीजू पटनायक उनके पिता। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। ठीक है। सर इसका नाम गलत आप लिखे हैं। क्या? ये ओडिशा हो गया। ओडिशा हो गया है, ओडिशा हो गया है ना, ये हो गया है ना, ठीक है, उड़ीसा ओडिशा, ठीक है। अब सबसे पहले आप बताइए उड़ीसा से संबंधित हाल ही में किस खाद्य उत्पाद या हस्तकरघा उत्पाद को जीआई टैग दिया गया, बताएंगे? रसगुल्ला। उसके अतिरिक्त उससे पहले यहाँ का था उड़ीसा का रसगुल्ला, पहले था रोसोगुल्ला बोलते हैं, पहले था बंगाल का, ठीक है। सर दोनों को मिल गया है। हाँ, पहले बंगाल को मिला था, इसके बाद मिला है उड़ीसा के रोसोगुल्ला को, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऐसा जिसको जीआई टैग दिया गया है? कंधमाल हल्दी, ठीक है, सबको पता होगा ना, सबने सुना होगा। तो कंधमाल हल्दी, ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हल्दी वाला महत्वपूर्ण है क्योंकि एक दो प्रदेशों की और हल्दी को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, इसलिए कंधमाल हल्दी महत्वपूर्ण है। जब अन्य पे जाएंगे तो उसके बारे में देखेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ की 3 साड़ियाँ बहुत हैं महत्वपूर्ण जिनको जीआई टैग दिया गया है। इनमें है एक हंदुआ, KHANDUA, ये साड़ी की प्रकार जैसे बनारसी साड़ी होती है उसी तरह की ये भी जो है वहाँ के हस्तशिल्प उत्पाद है। इसके अतिरिक्त दूसरा है संबलपुरी, संबलपुरी, ठीक है। और तीसरी साड़ी यहाँ की है बोमकई, हाँ बोमकई। ये 3 साड़ियों के प्रकार हैं जिसको बोलते हैं हस्तशिल्प, ठीक है, जिनको जीआई टैग मिला है, ठीक है। इसी प्रकार की एक तमिलनाडु की साड़ी को जीआई टैग मिला था, कोई बताएगा? नहीं पता है तो फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, जब तमिलनाडु में आएंगे तब उसकी बात करेंगे, ठीक है। पता है तो बताइए, साड़ी के प्रकार बताइए, कौन सी साड़ी थी? तो इतना हमने देखा। 4 जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कंधमाल हल्दी। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर पहले उड़ीसा राज्य सरकार गांजे की, जिसको कैनाबिस बोलते हैं ना इंग्लिश में, ठीक है, इसको मान्यता दी थी, मतलब यहाँ पे वैध था, इसकी खेती करना यहाँ पर वैध था। लेकिन अब क्या कर रही है राज्य सरकार की, इसकी खेती को कम करने के लिए, लोग इसकी तरफ झुकाव कम करें, इसलिए ये जो कंधमाल हल्दी है इसकी तरफ लोगों को जो है प्रोत्साहित कर रहे हैं, लोगों को सहायता दे रहे हैं कि आप इसकी खेती करिए, इसको बैन करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सारे राज्यों ने अभी हाल ही में लेटेस्ट, जो किस राज्य ने सबसे पहले गांजे की खेती को अभी पिछले 1 महीने के अंदर वैध किया है, बता सकते हैं? गांजे की खेती को मेडिकल, ठीक है, मेडिकल पर्पज़ के लिए किस राज्य ने वैध कर दिया है? यूपी में वैध है कि नहीं? नहीं है ना। तो हाल ही में किस राज्य ने किया है गांजे की खेती को वैध कर दिया है? नहीं पता, ठीक है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गांजे की खेती को जो है वैध कर दिया था। अब मध्य प्रदेश में है तो गांजे की खेती कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी कंडीशन है कि मेडिकल पर्पज़ के लिए और उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इससे पहले उत्तराखंड ने भी किया है, ठीक है, लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। इसके अतिरिक्त आप बताएंगे सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है? उड़ीसा। उड़ीसा में है सतीश धवन स्पेस सेंटर,
याद है? ठीक है, ठीक है, वही पूछ रहा हूँ ना। सतीश धवन अंतरिक्ष, आपने बोला उड़ीसा में, उड़ीसा की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ भी हम बोलेंगे वो उड़ीसा से संबंधित ही होगा। सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ पर है ये? मैं 3 नाम लिख रहा हूँ। कहाँ पर है ये? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है ये? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ये तो हो गया अंतरिक्ष, सतीश धवन अंतरिक्ष। यहाँ से जो हमारे रॉकेट जो है, सैटेलाइट जो है वो प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो क्या आप बताएंगे भारत का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, जहाँ से हम रॉकेट लॉन्च करते हैं? कहाँ पर है रॉकेट, जहाँ से हम रॉकेट लॉन्च करते हैं? रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पर है ये? बताएंगे? नहीं पता? चांदीपुर रेंज सुना है? सुना है कभी चांदीपुर रेंज? ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और है। कहाँ पर है ये? थुम्बा, केरल में। थुम्बा द्वीप, थुम्बा द्वीप ये केरल में है। यहाँ भी है भारत का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। ठीक है, अब मिसाइल टेस्टिंग रेंज कहाँ पर है बताएंगे? ये तो हो गया रॉकेट और ये हो गया मिसाइल टेस्टिंग रेंज। DRDO तो संस्था है ना, हम पूछ रहे हैं मिसाइल टेस्टिंग रेंज कहाँ पर है भारत में? कोई स्थान होगा ना। DRDO तो आपने बोला वो तो संस्था है। सब व्हीलर द्वीप ही होगा अगर पढ़ाया जा रहा है तो। कहाँ पर है? हाँ, तो उसका नाम, नया नाम है APJ अब्दुल कलाम। पुराना नाम क्या था? व्हीलर द्वीप। ठीक है, तो ये इसका APJ अब्दुल कलाम आइलैंड बोलते हैं, पुराना नाम था व्हीलर द्वीप। ठीक है, तो ये 3 आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर हमारा जो है सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र है, कहाँ पे रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है और कहाँ पर मिसाइल टेस्टिंग रेंज है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या चीज़ पूछेगा? इसलिए पूछेगा क्योंकि हाल ही में इसरो ने एक नया रॉकेट लॉन्चिंग पैड स्थापित किया है, इसलिए इसकी बात हम कर रहे हैं, नहीं तो इसकी बात हम नहीं करते। कोई बताएगा कहाँ पर किया है? इसरो ने हाल ही में एक नया रॉकेट लॉन्चिंग पैड स्थापित किया है। किस राज्य में किया है? कर्नाटक में किया है। अंदाज के ऐसे मत बताइए ना। कहाँ पर किया है? कुलशेखरपट्टिनम नाम सुना था समाचार पत्रों में इस समय कहीं? कुलशेखरपट्टिनम, ये है कुलशेखरपट्टिनम। ये कहाँ पर है? यहाँ पर इसरो द्वारा नया रॉकेट लॉन्चिंग पैड जो है अपना स्थापित किया जा रहा है। हाँ, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी से संबंधित पहले चर्चा किया था क्योंकि ये लेटेस्ट है, इसलिए इसकी बात किया। तूतीकोरिन जिला है, वहीं पर है ये। तूतीकोरिन जिला है, तमिलनाडु का। वहाँ पर अभी हाल ही में इसरो ने नया रॉकेट लॉन्चिंग पैड स्थापित किया है। ठीक है, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में इसरो ने एक और स्टेशन स्थापित किया था, वो संबंधित था मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित। तो उसको कहाँ बनाया जा रहा है? इसरो द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित जो स्टेशन है वो कहाँ बनाया जा रहा है, बताएंगे? कहाँ? स्थान का नाम बताइए, स्थान का नाम बताइए। ये नाम है थूथुकुडी, नाम सुना था? कहाँ है? अगर नहीं सुना है तो इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा, ये भी लेटेस्ट है। इसरो यहाँ पर क्या कर रहा है? मानव को अंतरिक्ष में भेजेगा उससे संबंधित एक स्टेशन यहाँ पे बनाया जा रहा है। जब भी हम चंद्रयान 2 के बाद जब भी हम भेजेंगे, गगनयान के बाद जब भी हम भेजेंगे मानव को, तो इसी स्टेशन से लॉन्च करेंगे। थूथुकुडी ये कहाँ पर है ये आपको बताइएगा, सर्च करके कल करके आइएगा। ठीक है, तो जो भी था सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश में है, ये हमारा सैटेलाइट लॉन्च केंद्र है। इसके बाद रॉकेट लॉन्च स्टेशन है थुम्बा और जो है चांदीपुर रेंज, ये 2 आपको पता हो गया। मिसाइल टेस्टिंग रेंज कहाँ की है? व्हीलर द्वीप, APJ अब्दुल कलाम, ये आपको पता हो गया। ठीक है, अब आप बताइए कि उड़ीसा में कौन सी रामसर साइट हैं? उड़ीसा से संबंधित रामसर साइट कौन सी हैं? इसलिए चर्चा में है क्योंकि आपको पता होगा अभी हाल ही में
कितने 10 बढ़ाए गए हैं ना? किन किन राज्यों में है कोई बताएगा? जो 10 नए रामसर साइट भारत को मिले हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा कहाँ से है? पंजाब। पंजाब में कितने हो गए अब? पहले थे 3, अब 3 हो गए, टोटल हो गए पंजाब में 6। तो जितने भी नए बने हैं रामसर साइट, वो आपका होमवर्क है, वो करके आएंगे। रामसर साइट कितने यूपी में कितने नए हुए हैं, और जो है जैसे परीक्षा में पूछा जाएगा वन्य जीव अभ्यारण्य या इनसे संबंधित, तो इसी तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो उड़ीसा की बात हम कर रहे हैं। उड़ीसा में कौन सी रामसर साइट है वो बताइए। इसके अतिरिक्त एक और है, एक हो गई चिल्का झील हमारी, ये रामसर साइट है। और दूसरा बताएंगे, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान सुना है? भीतरकनिका कहाँ पर है? उड़ीसा। क्यों इसकी चर्चा क्यों होती थी? भीतरकनिका की, भीतरकनिका, ये 2 जो है रामसर साइट हैं उड़ीसा से संबंधित। ठीक है, भीतरकनिका का नाम नहीं सुना है? एक टर्टल के लिए इसकी चर्चा अक्सर होती रहती थी। क्या नाम था टर्टल का? क्या नाम था? यहाँ पे भीतरकनिका जो है, इसी क्षेत्र विशेष में उस टर्टल का जो है प्रजनन स्थान था। क्या नाम है उसका टर्टल का? नहीं पता? पिछली बार बहुत चर्चा में था, अभी ये मानसून के समय में बहुत चर्चा में रहता है। नहीं नाम पता? हाँ, कछुआ था, वो भी हमें पता है, कुछ नाम रहा होगा ना उसका। नहीं, ऑप्शन क्यों दें? हर चीज़ में ऑप्शन। तो ये आप सर्च करके इसी के नीचे पता करके इसी के नीचे भीतरकनिका से जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, वो लेटेस्ट है आपका। इसके अतिरिक्त बताएंगे रामसर साइट ये है क्या, इसमें होता क्या है? ये जो रामसर है इसमें होता क्या है, किस चीज़ से संबंधित है? ये आपने आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने से संबंधित है। ठीक है, आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने से संबंधित समझौता है। रामसर कब हुआ था? ईरान में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? 1971 में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए रामसर साइट के बारे में। ठीक है, अब आप बताइए, चिल्का झील है, चिल्का झील से संबंधित हमने बताया था। चिल्का झील में एक डॉल्फिन पाई जाती है भारत की, कौन सी थी? इरावदी बोला था ना पिछली क्लास में। हाँ, इरावदी डॉल्फिन है ना, चिल्का झील से संबंधित इरावदी डॉल्फिन है। और इरावदी मैंने पिछली बार बताया था कि इरावदी एक नदी का नाम है, और किस देश से संबंधित है ये? म्यांमार। अगर म्यांमार से संबंधित है, फिर यहीं पे बताया था म्यांमार और भारत के बीच पोर्ट समझौता हुआ है। क्या नाम है उस पोर्ट का? क्या नाम है उस पोर्ट का? कलादान। याद आया कुछ? कलादान पोर्ट याद आया? नहीं याद आया? पिछली क्लास में अच्छे से बताया गया था। नहीं याद आया तो याद कर लीजिए, कलादान। अब कलादान ये पोर्ट है, किन 2 शहरों को जोड़ेगा? मतलब किन 2 शहरों को जोड़ेगा? ये भारत और जो म्यांमार में जोड़ेगा, किस शहर में स्थित है कलादान? पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। पश्चिम बंगाल के किसको? कोलकाता को। कहाँ से जोड़ेगा? सितवे पोर्ट। ठीक है, कोलकाता से सितवे को जोड़ेगा। ये इस तरह की महत्वपूर्ण है। इसी तरह की एक घटनाक्रम बांग्लादेश के साथ भी हुआ है। तो जो बांग्लादेश के साथ पोर्ट समझौता है उसके बारे में पता होना चाहिए, किन 2 शहरों को जो है कनेक्ट करेगा। ठीक है, और बांग्लादेश वाला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर कस्टम फ्री हो गया है। जो भी हम निर्यात करेंगे उस पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा हमें, इसलिए वो लेटेस्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। और सितवे मैंने बताया था, सितवे कहाँ पर स्थित है? रखाइन प्रांत में स्थित है, म्यांमार के। और रखाइन प्रांत क्या है? यहीं से विवाद चालू हुआ था, क्या? रोहिंग्या वाला। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कोलकाता सितवे से कलादान प्रोजेक्ट संबंधित है। ठीक है, अब आप बताइए यहाँ पे टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? जल्दी जल्दी बताइए, जिससे जल्द से ख़त्म हो, टॉपिक पे आएँ। टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? उड़ीसा से संबंधित टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? सतकोसिया नाम सुना है कभी? सतकोसिया टाइगर रिजर्व या सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो सतकोसिया एक है और एक है सिमलीपाल। ये 2 टाइगर रिजर्व हैं उड़ीसा से संबंधित। अब टाइगर रिजर्व की बात हो रही है तो बताएंगे भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 50। लास्ट कौन सा है? 50वां कौन सा बना था? क्यों नहीं पता? कामलांग, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो 50वां बना है कामलांग, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हमारा 5वां बना है। अब कोई बताएगा भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी?
हाँ तो 72 या 73, हाँ तो जो भी है वो लिख लीजिएगा यहीं पे, वो भी कर लीजिएगा प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, ठीक है। नहीं वो 73 है, 72 में वो है। हाँ तो इसीलिए मैंने कहा 72 की 73 ना, तो उसको जो है यहीं पे नोट कर लीजिएगा, इसी के साथ नोट कर लीजिएगा, याद रहेगा, ठीक है। बाकी अगर यदि आपको इसके अतिरिक्त भी कुछ याद आता है टाइगर रिजर्व से संबंधित तो भी आप यहीं पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप बताएंगे उड़ीसा में हाथियों की पिछली बार बहुत ज़्यादा संख्या में मौत हुई थी हाथियों की, किस वायरस की वजह से हुई थी? ये लेटेस्ट है। किस वायरस की वजह से उड़ीसा में हाथियों की असामयिक मौत हुई थी? कोई बताएगा? नहीं पता? इसका नाम है एलिफेंट एडियोथेलियोट्रॉपिक हर्पीज वायरस। लिख दे रहा हूँ, एडियोथेलियोट्रॉपिक हर्पीज वायरस। हर्पीज वायरस ये है, इसकी वजह से उड़ीसा में काफ़ी संख्या में हाथियों की जो है मौत हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से और मैंने बताया था बोटुलिज्म करके बताया था, एक नाम याद है? इसकी वजह से क्या, उस वायरस की वजह से किस पक्षी की मौत हुई थी? पिछले जब मैंने बताया था उसको बताया था, मैंने डिटेल में बताया था, तो उसको आप देख लीजिएगा, उसको पढ़ा दिया है, उसको मिला लीजिएगा, यहीं पे एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक स्कीम है अबदा स्कीम, कोई बताएगा ये क्या है? अबदा स्कीम है उड़ीसा राज्य सरकार की, किससे संबंधित है, कोई बताएगा? अबदा स्कीम नहीं पता? इसके अंतर्गत उड़ीसा राज्य सरकार जो है, जो पुरी है शहर है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत पुरी को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनाया जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। किसकी योजना है ये अबदा स्कीम? उड़ीसा राज्य सरकार की ही योजना है, ठीक है। तो अबदा स्कीम के अंतर्गत उड़ीसा राज्य सरकार पुरी को जो है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनाएगी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है आप बताएंगे, स्वच्छता दर्पण पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया था, स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2020 अभी हाल ही में दिया गया था। एक पुरी को भी दिया गया था, ये मैं बता दे रहा हूँ, पुरी को भी क्या मिला है? स्वच्छता दर्पण पुरस्कार। स्वच्छता दर्पण पुरस्कार पढ़ा सबने होगा 2020, ठीक है। पुरी को मिला है, पुरी के अतिरिक्त 8 अन्य, टोटल 8 शहरों को मिला था, तो पुरी एक है, बाकी 7 शहर और हैं, तो वो 7 कौन से हैं वो आप देखेंगे, ठीक है, पढ़ा सबने है। स्वच्छता दर्पण पुरस्कार पुरी को मिला है, पुरी के अतिरिक्त 7 अन्य शहरों को भी दिया गया था, टोटल 8 शहरों को स्वच्छता दर्पण पुरस्कार दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप बताएंगे एक मिशन है जगा मिशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, उड़ीसा का है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। जगा मिशन नाम सुना है कभी? जगा मिशन नाम सुना है? जगा मिशन, जगा मिशन कभी सुना है नाम? नहीं सुना है? सुनना चाहिए था, जो महत्वपूर्ण होता है उसको सुने ही नहीं रहते हैं आप सब। जगा मिशन जो है, ये जो है, जो वहाँ पर जिनको आवास नहीं था, जिनको बोलते हैं हम मलिन बस्तियों में जो लोग रहते थे, उनको आवास उपलब्ध कराने के लिए जो है ये उड़ीसा राज्य सरकार का ही मिशन था, आवासीय मिशन था। तो इसको जो है, ये जो है आवासीय मिशन है उड़ीसा राज्य सरकार का, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसको अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिर्फ जगा मिशन किससे संबंधित है? आवासीय मिशन है, उड़ीसा राज्य सरकार का मिशन है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या भैया? वर्ल्ड विश्व, क्या भैया?
इस बेसिस पे मिला है कि इन्होंने जो है मलिन बस्तियों में जो लोग रहते थे उनको आवास उपलब्ध कराया है। ठीक है, राज्य सरकार का मिशन है तो कम से कम शुल्क में लोगों को आवास उपलब्ध कराया है, इसके लिए मिला है। ठीक है, मलिन बस्तियों की समाप्ति हुई है, इसके लिए मिला है। ठीक है, तो जगह मिशन हो गया। अब यहाँ पे एक अंगदान के लिए एक पुरस्कार शुरू किया था उड़ीसा राज्य सरकार ने, नाम सुना है किसी ने? सूरज पुरस्कार नाम था, ये संबंधित था अंगदान से संबंधित। सूरज पुरस्कार अंगदान को प्रेरित करने के लिए है, अंगदान से संबंधित है। तो याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य सरकार ने अंगदान को बढ़ावा देने के लिए सूरज पुरस्कार प्रारंभ किया है। ठीक है, अब जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो आप बताएंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, इतिहास में भी आपने पढ़ा है। अभी हाल ही में 2 महीने पहले भारतीय राष्ट्रपति उड़ीसा गए थे। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने एक स्मारक का उद्घाटन किया था। स्मारक का नाम बताएंगे? पाइका विद्रोह स्मारक, पढ़ा सबने होगा। पाइका विद्रोह स्मारक, इसका उद्घाटन किया किसने किया? भारत के राष्ट्रपति ने किया, पाइका विद्रोह स्मारक। अब आपसे हमें पूछना है कि ये पाइका विद्रोह हुआ कब था? सबने पढ़ा होगा इतिहास थोड़ा बहुत, तो पाइका विद्रोह कब हुआ था और क्यों हुआ था, इसका रीज़न क्या था? पाइका विद्रोह, पाइका विद्रोह कब हुआ था और क्यों हुआ था? और ये पाइका है क्या? इसमें पाइका ये है क्या? ये जनजाति है। पाइका एक जनजाति है, ये आपको पता हो गया। कब हुआ था ये पाइका विद्रोह? पाइका विद्रोह हुआ था 1904 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? खुर्दा के एक राजा थे, उनके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था? क्योंकि ये जो पाइका थे ये राजा के अंतर्गत सैनिक के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, और जब अंग्रेज आए तो इनको जो है कर मुक्त भूमि दी गई थी। ठीक है, अंग्रेज आए तो इनको जो भूमि थी उसको वापस ले लिया गया, मतलब इनसे भी कर जो है वसूला जाने लगा, इसके कारण इन्होंने विद्रोह किया था। तो सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए पाइका विद्रोह किससे संबंधित है, किसने इसका नेतृत्व किया। अब यदि ये आए परीक्षा में कि पाइका विद्रोह क्या है, तो ये करंट का ही क्वेश्चन होगा क्योंकि चर्चा में है। ठीक है, तो पाइका विद्रोह, बाकी और 1-2 विद्रोह हैं उड़ीसा से संबंधित, बताएंगे कोई और? उड़ीसा से संबंधित एक और विद्रोह है, जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। खोंद विद्रोह सुना है? सुना है? तो ये भी उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्या है, किससे संबंधित है। तो पाइका और खोंद ये दोनों जो है उड़ीसा से संबंधित हैं। इनका जो नेतृत्व किया था जगबंधु नाम था, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था पाइका का। पहले खुर्दा के राजा ने किया था, शुरुआत उन्होंने किया था, फिर उनके अंतर्गत जगबंधु नाम के व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की थी। खुर्दा के राजा के यहाँ ये जो पाइका समुदाय है ये सैनिक के रूप में कार्यरत थे, तो उन्होंने जो है जगबंध के नेतृत्व में जो है विद्रोह किया था, लेकिन राजा का समर्थन था। ठीक है, अब आप बताएंगे बाली मेला जलाशय महत्वपूर्ण है, सुना है नाम? बाली मेला जलाशय महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। ये जो घटनाक्रम है ये आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। बाली मेला जलाशय सुना है? नहीं सुना? ये जो बाली मेला जलाशय है ये तो है तो उड़ीसा में, चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये जो बाली मेला जलाशय है ये संबंधित है यहाँ के एक नक्सल प्रभावित ज़िले से, और उड़ीसा का सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित ज़िला है, क्या नाम है? उड़ीसा का नक्सल प्रभावित ज़िला कौन सा है? सबने पढ़ा होगा आंतरिक सुरक्षा में, मलकानगिरी नाम सुना है? तो उड़ीसा के बाला में जो ये है बाली मेला जलाशय, ये है मलकानगिरी ज़िले में, ये मलकानगिरी ज़िले में है। और क्यों इसकी चर्चा की जा रही है? क्योंकि ये घोर नक्सल प्रभावित है। और इसमें क्या हुआ है, इसके अंतर्गत अभी आपने सुना होगा गुरु प्रिया सेतु, नहीं सुना किसी ने? नहीं सुना तो सुनना चाहिए था। गुरु प्रिया सेतु यहाँ पर बना है। पहली बात, ये बॉर्डर का इलाका है, जो मलकानगिरी ज़िला आप देखते हैं ये बॉर्डर का इलाका है, आंध्र प्रदेश से लगा हुआ, ये महाराष्ट्र, तो ये बॉर्डर का इलाका है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है।
और मलकानगिरी ज़िले में कनेक्टिविटी नहीं थी। ठीक है, कनेक्टिविटी के अभाव में नक्सल जो है यहाँ के जनजातियों को जो है अपनी तरफ जो है मोड़ लेते थे, गुमराह करते थे। तो भारत सरकार ने गुरुप्रिया सेतु का निर्माण किया है और यह मलकानगिरी ज़िले समेत टोटल 151 गाँवों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। और अब इससे भारतीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो हमारे जवान हैं, वो आसानी से यहाँ पर जा सकते हैं और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यहाँ पर भी नक्सल का जो प्रभाव है वो कम होगा। तो याद रखिएगा, गुरुप्रिया सेतु कहाँ पर है? उड़ीसा में है। किस ज़िले से संबंधित है? मलकानगिरी ज़िले से संबंधित है। किस नदी पर बना है? सिलेरू नदी पर बना है। सिलेरू नदी पर बना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप बताएंगे पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी, सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, सबने पढ़ा है पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी। अच्छा है अगर पढ़ा है तो। अब आप बताइए कि IRCTC ने, ठीक है, पहली बार पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थापित किया है? सबने पढ़ लिया पॉलीक्रैक क्या है? पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी। तो IRCTC ने पहली बार किस स्थान पर इसको स्थापित किया है? किस स्थान पर किया है? नहीं पता? ये है क्या पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी? इसमें होता क्या है? अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन होता है। तो सबसे पहली बात, पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी क्या है? अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन। अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, अब इसका कहाँ पर शुरुआत किया गया? IRCTC द्वारा भुवनेश्वर में किया गया। ठीक है, जैसे आपको पता है पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी, अब इसी में एक लाइन ये दे दे तो ना पता रहे, तो ये भी पता होना चाहिए। IRCTC ने भुवनेश्वर में इसकी शुरुआत की है। ठीक है, अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन होता है और इसकी शुरुआत IRCTC द्वारा भुवनेश्वर में की गई है। क्या कोई बताएगा भारत सरकार के रेलवे का लक्ष्य कब तक का है कि 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य क्या है? इंडियन रेलवे का 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य कब का है? किस वर्ष तक इन्होंने लक्ष्य रखा है कि हम 100% विद्युतीकरण करेंगे? 2024। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 2024 तक भारतीय रेलवे का लक्ष्य है कि वो सभी मार्गों पर 100% विद्युतीकरण कर देंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप बताएंगे उड़ान योजना, सुना होगा सबने उड़ान योजना के तहत अभी हाल ही में 250वें रूट का जो है अनावरण किया गया। 250वां, जैसे रूट होता है ना दिल्ली से लखनऊ, मान लो दिल्ली से मुंबई, इसी तरह से उड़ान योजना के तहत 250वां रूट अभी हाल ही में बना है। किन दो शहरों के बीच बना है? भुवनेश्वर और वाराणसी। ठीक है, अब जैसे उड़ान योजना ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उड़ान योजना महत्वपूर्ण है, उसी में एक लाइन दे दे अगर इस चीज़ के लिए 250वां, 100वां, 200वां इस तरह का पूछा जाता है, तो भुवनेश्वर और वाराणसी के बीच इसको बनाया गया है। ठीक है, और उड़ान योजना के तहत लक्ष्य क्या रखा गया है? कोई बताएगा? उड़ान योजना के तहत लक्ष्य क्या रखा गया है? कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा गया है? कितने सालों में? आने वाले कितने सालों में? 5 वर्षों का लक्ष्य है। 5 वर्षों में 100 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत रखा गया है, उड़ान योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पिछले दिनों मैंने बताया था उड़ीसा राज्य सरकार भारतीय हॉकी को प्रायोजित कर रही है, चाहे मेंस हॉकी हो या वुमेंस, दोनों को, ये आपको पता होना चाहिए। उड़ीसा राज्य सरकार भारतीय हॉकी को प्रायोजित कर रही है। जैसे क्रिकेट को कौन कर रहा है? बायजू। ठीक है, तो इसी तरह से हॉकी को जो है उड़ीसा राज्य सरकार कर रही है। और आपको बता दिया था कि हॉकी से संबंधित एक प्लेयर हैं रानी रामपाल। कौन सा पुरस्कार इनको मिला था? नहीं, वो तो अलग हो गया। रानी रामपाल को फिक्की द्वारा रानी रामपाल और सौरभ चौधरी, इन दोनों को एक पुरस्कार दिया था। क्या दिया गया था? बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था। और अभी हाल ही में रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। ठीक है, ये भी चुना गया है रानी रामपाल को। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बहुत लंबे अंतराल बाद किसी भारतीय को इसके लिए चुना गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है रानी रामपाल को। अब आपसे हम पूछ रहे हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट सुना है?
कभी सुना है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट? क्या होता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट? महत्वपूर्ण है, होता क्या है ये ब्लू फ्लैग? बीच को वो करेगा, संरक्षित करेगा। क्या करेगा? बीच में होता है वो जिसपे सर्टिफिकेट लगा है ना, सर्टिफिकेट का क्या मतलब होता है कि ये संरक्षित करेगा। सर्टिफिकेट कब दिया जाता है कि आप कोई कार्य किए हों, कुछ अच्छा किए हों या किसी चीज़ में, तब सर्टिफिकेट दिया जाता है ना। ये तो योजना तो है नहीं कि संरक्षित करेगा, ठीक है। क्या है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट? तेरा बीच को वो करेगा, संरक्षित करेगा। ये जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, ये तब दिया जाता है जब कोई बीच जो है, पहली बात विकलांगों के अनुकूल हो, सुरक्षा की दृष्टि से अनुकूल हो, पर्यावरणीय दृष्टि से जो है उत्तम हो, तब किसी बीज को ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। कुछ कंडीशन है इसकी, ठीक है। पर्यावरण दृष्टि से, फिर इसके बाद जो है देखते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से। तो इन सब के पैमाने पर किसी भी जो बीज को जो है दिया जाता है। लेकिन किसको दिया गया है भारत में? एशिया में पहली बार किसी बीज को यदि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है तो उड़ीसा का है चंद्रभागा बीज। याद रखिएगा, एशिया में पहली बार यदि दिया गया है तो चंद्रभागा बीज, ये है उड़ीसा से संबंधित, इसको मिला है, ठीक है। एशिया का पहला है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। अब आप बताएंगे, अभी हाल ही में उड़ीसा में 3600 साल पुरानी एक बस्ती खोजी गई थी। कहाँ खोजी गई थी, कोई नाम बताएगा? उड़ीसा में अभी हाल ही में 3600 वर्ष पुरानी बस्ती खोजी गई थी। जालारपुर एक गांव है, जालारपुर उड़ीसा का, ठीक है। जालारपुर, यहाँ पे क्या हुआ है कि एक बस्ती खोजी गई है जो 3600 वर्ष पुरानी है। ये आपको पता होना चाहिए। कोई बताएगा यहाँ पर एक त्यौहार अभी हाल ही में मनाया गया था उड़ीसा में, नाम नुआखाई त्यौहार, ठीक है। ये उड़ीसा से संबंधित है, त्योहारों से भी संबंधित प्रश्न आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। नुआखाई त्यौहार जो है ये उड़ीसा से संबंधित है। इसके अतिरिक्त 2 दिन बात हो गई है, आज आप बताएंगे भारत में शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 8 हैं शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषाएं भारत में कितनी हैं? 6। क्या उन 6 में उड़ीसा की कोई भाषा है? अगर है तो नाम बताइए, नहीं है तो नहीं बताइए। उन 6 शास्त्रीय भाषाओं में क्या उड़ीसा की कोई भाषा है? नहीं है। क्या नाम है? अगर है तो नाम बताइए। उड़िया भाषा सुना होगा ना, ठीक है। तो ये जो है शास्त्रीय भाषा है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी 5 कौन है एक बार बता चुका हूँ, वो आप जो है होमवर्क करिएगा, नोट किए होंगे तो करिएगा। अब क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है, सॉरी डांस कितने हैं, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। क्या उनमें भी उड़ीसा का कोई है? क्या शास्त्रीय नृत्य जो 8 हैं उनमें उड़ीसा का कोई है? होना नहीं चाहिए, है या नहीं है? आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। ओडिसी पता है? ओडिसी, ODISSI, ठीक है। ये जो है नृत्य है उड़ीसा का, ये भी शास्त्रीय नृत्यों की श्रेणी में आता है। भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। बार बार आज तीसरी बार बताया जा रहा है, लेकिन किसी को याद नहीं है, ये आप करके आएंगे, ठीक है। शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं, कोई बताएगा? 1-2 का नाम बताओ, 1-2 का नाम बताओ। संस्कृत शास्त्रीय भाषा है या नहीं, ये बता दो। संस्कृत शास्त्रीय भाषा है या नहीं? अकेले बोल रहे हो, अब किसी को पता ही नहीं। संस्कृत है या नहीं है? संस्कृत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हाल ही में कुछ राज्यों ने संस्कृत, देखो रेलवे स्टेशनों के नाम संस्कृत में लिखे जा रहे हैं। किस प्रदेश में लिखे जा रहे हैं? भारत का एक प्रदेश है जिसने रेलवे स्टेशन जो हैं सबके नाम अब संस्कृत में भी लिखे रहेंगे, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। और संस्कृत को आधिकारिक भाषा का भी दर्जा दिया गया है कुछ राज्यों द्वारा। राजस्थान नहीं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तो नहीं दिया है शास्त्रीय भाषा का, सॉरी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा। तो आपको पता होना चाहिए, संस्कृत से संबंधित जो करंट अफेयर हैं वो आप करके आएंगे, ठीक है। अब आपका काम है कि किस राज्य के रेलवे स्टेशन को संस्कृत भाषा में, अब सभी जो रेलवे स्टेशन है राज्य के अंतर्गत, उनको संस्कृत भाषा में भी लिखा जाएगा।
ठीक, ये आपका होमवर्क हो गया। फिर दूसरा हो गया, किन राज्यों ने संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा दिया है, वो आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, और अभी हाल ही में किस देश में हिंदी को जो है, हिंदी को भी वहाँ के न्यायालयों में चुना गया है? दुबई में है, दुबई देश है, UAE। हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप बताएंगे हमें 5/20 रूल क्या होता है, कभी सुना है? क्या है 5/20 ये रूल क्या है? सुना है? नहीं सुना है तो सुनना चाहिए था। ये क्या है 5/20 रूल? सुना है कभी? नहीं सुना है? इकोनॉमी में सुना है लेकिन 25 है। नहीं 25 नहीं, 5/20 नहीं सुना है? उड्डयन मंत्रालय से संबंधित है। क्या है? आपने सब कुछ पढ़ लिया, श्रीलंका के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी आए थे सब आपने देख लिया। इसको नहीं देखा फिर तो अधूरा है। ये उड्डयन मंत्रालय से संबंधित है। अब आप बताएंगे हमारे उड्डयन मंत्री कौन है? सबसे पहली बात, ये जो रूल है ये उड्डयन से संबंधित है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो हमारे उड्डयन मंत्री कौन है? कौन है उड्डयन मंत्री? हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी ये हमारे उड्डयन मंत्री हैं। इसके साथ साथ आवास एवं शहरी विकास के मंत्री भी यही हैं। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी इसके मंत्री हैं। 5/20 रूल ये है कि मिनिमम यदि कोई एयरलाइंस है और वो विदेशों में उड़ान शुरू करना चाहती है, यदि कोई एयरलाइंस है और विदेशों में उड़ान शुरू करना चाहती है तो उसके लिए शर्त थी कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और कम से कम 20 जो है प्लेन उसके बेड़े में शामिल होने चाहिए। ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, 20 प्लेन आपके पास होंगे, तभी आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए वैध हैं। अब इसकी चर्चा क्यों किया गया है? क्योंकि पहली बार भारत में इस रूल को जो है तोड़ा गया है, इसलिए हम यहाँ पर इसकी चर्चा कर रहे हैं। क्यों तोड़ा गया है? एक एयरलाइंस है, नाम है एलायंस एयर। कभी नाम सुना है? एलायंस एयर, एलायंस एयर नाम सुना है कभी एलायंस एयर का? नहीं सुना है। इसी के लिए इस नियम को तोड़ा गया है और ये एयर इंडिया की एक सहायक कंपनी है। किसकी कंपनी है? एयर इंडिया की। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, एयर इंडिया की सहायक कंपनी है एलायंस एयर और इसके लिए रूल तोड़ा गया है। ठीक है, तो रूल तोड़ा गया, कहाँ पर उड़ान भरेगी ये? अगर रूल तोड़ा गया है तो मतलब विदेशों में उड़ान के लिए इसको जो है सहमति मिल गई है, तो ये उड़ान किस देश के लिए करेगी? इसकी जो उड़ान होगी वो श्रीलंका के लिए होगी। ठीक है, एलायंस एयर अब श्रीलंका के लिए उड़ान भर सकती है। इसके लिए 5/20 रूल को तोड़ा गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जब श्रीलंका की बात कर रहे हैं तो पिछले क्लास तोड़ा गया मतलब इसको कोई कार्रवाई नहीं, कुछ पेनल्टी वगैरह नहीं? सरकार ने इसके लिए नियमों में ढील दिया है कि एलायंस एयर बिना इस शर्त को पूरा किए विदेशों में उड़ान भर सकती है। कोई भी कंपनी होगी वो कैसे रूल तोड़ सकती है जब तक सरकार नहीं बोलेगी तो? ठीक है, संशोधन किया गया है तो नियमों को तोड़ा गया है। तो ठीक है, अब आप बताएंगे, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि भारत सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया था पूर्व जो राष्ट्रपति थे उनके कार्यकाल में। एक एयरपोर्ट से संबंधित था और एक ऑयल फील्ड से संबंधित था। तो एयरपोर्ट और उस ऑयल फील्ड का नाम बताएंगे क्योंकि श्रीलंका पहुँचे हैं तो एक बार रिवीजन हो जाए। मताला एयरपोर्ट, ठीक है, मताला एयरपोर्ट हो गया। और दूसरा क्या था? ऑयल फील्ड का क्या नाम था? ऑयल फील्ड का क्या था नाम था? देख के तो नहीं बता रहे ना। ऑयल फील्ड का नाम था त्रिनकोलमल्ली। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति ने इसके लिए सहमति दी थी, लेकिन अभी जो महिंद्रा राजपक्षे आए थे इन्होंने इससे सहमति वापस ले ली है। मतलब भारत सरकार का जो निवेश है वो उसको वहीं पर रोकना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका ने इसको आंतरिक मामला बताया है, अपने से जुड़ा हुआ, देश के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ बताया है, इसलिए इसको वापस ले लिया। तो ये दो चीज़ आपको पता होना चाहिए, मताला और त्रिकोणमल्ली। ठीक है, अब आप बताएंगे एयर इंडिया के अभी नए जो है चेयरपर्सन बने हैं। कौन? नोट कर लीजिएगा, नोट करना हो, राजीव बंसल अभी हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख बने हैं, चेयरपर्सन। ठीक है, क्या आप बताएंगे भारत सरकार ने फ़्लाइट को ट्रैक करने के लिए
किस कंपनी से समझौता किया था? ये भी लेटेस्ट है। एयर इयोन एक कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी है, मतलब स्पेस से संबंधित टेक्नोलॉजी रखती है। इसके साथ भारत सरकार ने समझौता किया है। क्यों किया है? फ्लाइट को ट्रैक करने के लिए, जिससे जो दुर्घटनाएं होती हैं कनेक्टिविटी की वजह से, वो दुर्घटनाएं ना हों, इसके लिए एयर इयोन से समझौता किया है भारत सरकार ने। अमेरिका की स्पेस कंपनी है, ठीक है। और अभी हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 6 हवाई अड्डों को अडानी ग्रुप को बेचा है। क्या कोई बताएगा 1-2 हवाई अड्डे का नाम? अभी हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 6 हवाई अड्डों को अडानी ग्रुप को दे दिया है। क्या कोई बताएगा 6 हवाई अड्डों का नाम? 1-2 का बता दीजिए। नहीं पता? नोट करना है, कर सकते हैं। अमृतसर, वाराणसी, इंदौर, त्रिची, भुवनेश्वर और रायपुर। ये 6 हवाई अड्डे हैं जिनका संचालन अब अडानी ग्रुप करेगा। वाराणसी, अमृतसर, त्रिची, इंदौर, भुवनेश्वर, रायपुर, ठीक है। अब आप बताएंगे, अब ये भी लेटेस्ट करंट है, कौन सी ऐसी फ्लाइट थी, कौन सी ऐसी कंपनी थी जिसने पहली बार जो हमारा पोल है, कौन सा, नॉर्थ पोल, उसके ऊपर से उड़ान भरी थी। पहली बार विश्व में किसी भी एयरलाइंस ने नॉर्थ पोल के ऊपर उड़ान भरी है। नॉर्थ पोल, ये कौन सी एयरलाइन है? नॉर्थ पोल से उड़ान भरी है, अभी तक नहीं हुआ था। ये है एयर इंडिया, ठीक है। एयर इंडिया ने नॉर्थ पोल से उड़ान भरी थी, कहाँ के लिए? अमेरिका के लिए, ठीक है। यदि बात किया जाए अमेरिका के किस शहर को, तो क्या होगा? नहीं पता? सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है? हाँ, तो सैन फ्रांसिस्को के लिए इसने उड़ान भरी थी। कहाँ से? नई दिल्ली से, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब एक मिशन था, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बताएंगे किससे संबंधित है? MOSIC। ये मिशन सबने सुना है? क्या है बताइए? यदि किसी ने इस मिशन का नाम सुना है तो ये बताएं ये क्या है? AIC है, ठीक है। सुना है किसी ने नाम? नहीं सुना है? सुनना चाहिए था, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अभियान है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अभियान है और इसमें विश्व से लगभग 300 वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। एक भारतीय भी इसमें शामिल है, उनका नाम है विष्णु नंदन, इसलिए ये बात हो रही। इसमें 300 से ज़्यादा वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं, लगभग 100 से ज़्यादा देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक मिशन है और इसमें एक भारतीय शामिल हुए हैं जिनका नाम है विष्णु नंदन, ठीक है। 300 में एकमात्र भारतीय हैं विष्णु नंदन, इसलिए इसकी बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अब आप बताएंगे IATA का मुख्यालय कहाँ है? IATA का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, नहीं पता? मॉन्ट्रियल कनाडा में है, नोट कर लीजिएगा। आप लोग साइंस टेक बहुत पढ़ते हैं ना, तो अब कुछ आपसे पूछ रहा हूँ इसी से संबंधित, वो बताइएगा। सब समाचार पत्र दिन भर देखते रहते हैं। गगन क्या है? गगन क्या है? जेमिनी क्या है? ये आप बताएंगे। गगन, जेमिनी, क्या है? पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, साइंस टेक सब पढ़ते हैं। गगन क्या है? गगन क्या है? मैंने पूछा गगन क्या है, नहीं पता? जेमिनी क्या है? गगन का फुल फॉर्म होता है GPS एडेड, नोट करना चाहें नोट कर ले, महत्वपूर्ण है। GPS एडेड जियो ऑर्गमेटिक नेविगेशन, GPS एडेड जियो ऑर्गमेटेड नेविगेशन। किसने तैयार किया है इसको? इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। इसरो
और AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, इन दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसने मिलकर इसको तैयार किया है। नोट कर लीजिए, GPS एडेड जियो ऑगमेटेड नेविगेशन, ऑगमेटेड, ठीक है, नेविगेशन किसने बनाया है? इसरो और AAI ने, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये है क्या? यह भारत का एक उपग्रह आधारित हवाई यातायात संचालन तंत्र है। यह भारत का उपग्रह आधारित हवाई यातायात संचालन तंत्र है और अमेरिका, यूरोप, रूस के बाद चौथा ऐसा देश है भारत जिसके पास यह सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। अमेरिका, यूरोप, रूस के बाद चौथा देश भारत बना है जिसके पास यह फैसिलिटी है। अब जेमिनी के बारे में नहीं सुना सबने? इतनी सारी आपदाएं आती हैं फिर भी जेमिनी के बारे में नहीं सुना? जेमिनी का उद्देश्य था जो समुद्री हलचल होती है, जो समुद्री गतिविधियां होती हैं, उसकी सही जानकारी मछुआरों तक उपलब्ध कराना और जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ के नागरिकों को उपलब्ध कराना, जिससे भी उनको जो है आपदा से बचाया जा सके। इसका उद्देश्य था जेमिनी का। तो जेमिनी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यदि जेमिनी का फुल फॉर्म नोट करना है तो नोट कर लीजिए, गगन इनेबल्ड मैरिनर्स इंस्ट्रूमेंट्स फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। मैरिनर्स इंस्ट्रूमेंट्स फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। किसने इसको लॉन्च किया था? ये तो जेमिनी जो है, इसको लॉन्च किसने किया था? जेमिनी एक डिवाइस है, एक प्रकार की डिवाइस है, तो इसको लॉन्च किसने किया था? ये कोई बताएगा? यहाँ पे सब गलती करेंगे, जितने लोग बैठे हैं सब। विकल्प भेज दे दें, क्या किसने लॉन्च किया था? जैसे इसको बनाया इसरो और AAI ने, तो इसको भी बारे में पता होना चाहिए ना, किसके द्वारा लॉन्च किया गया या किसने बनाया? सबसे पहली बात, इसको जो लॉन्च किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, और उसके द्वारा ही ये तैयार कराया गया, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। विकल्प में भी होगा तो भी आप गेस नहीं कर पाएंगे। इसके लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है। अब बात आती है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की। सबने पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा? ये तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति आए थे उसी समय से चर्चा में था, उससे पहले भी था लेकिन अब ज़्यादा हो गया है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, नहीं पता कहाँ पे बन रहा है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ पर बन रहा है, बताएंगे कोई? इसके लिए पुर्तगाल से भारत सरकार ने समझौता किया है। भारत और पुर्तगाल मिलकर इसको विकसित करेंगे, लेकिन कहाँ पर विकसित करेंगे ये आप बताइए। सबने पढ़ा होगा? गोवा में। पुर्तगाल का लोथल गुजरात में है ना, तो गोवा की क्यों बात किया? लोथल में विकसित करेगा, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। लोथल में इसको विकसित किया जाएगा। अब आप बताएंगे लोथल जो है किस सभ्यता का स्थल है? ये सिंधु घाटी सभ्यता का है ना, तो आप बता दीजिए। लोथल हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक मानी जाती है? 2350 क्या है बोलिए? 2350 से 1750। किसके अनुसार ये है? ये कार्बन किसके अनुसार है? क्योंकि इसको सबने अलग अलग मत दिया है इसके संबंध में, तो आप बताएं किसके संदर्भ में है? यही है 2350 से। NCERT पढ़ते हैं उसके हिसाब से क्या है? 2500 से 1800, जो भी है 1750-1800, ठीक है। अब आप बताएंगे कि लोथल से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में? सबने पढ़ा होगा क्या? लोथल से सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी? क्या? बंदरगाह तो था ही, वो तो स्पष्ट हो गया है। क्या चीज़ें प्राप्त हुई थी खुदाई में वो बताइए। सबसे पहले युग्म समाधान, मनका कारखाना,
ठीक है, तो यहीं पे रिवीजन कर लीजिएगा, आज जाके पूरा देख लीजिएगा कहाँ पे क्या मिला है। तो सबसे पहले यहाँ पे मिला मन का कारखाना, मन का कारखाना, युग्म समाधान, मन का मिला था कारखाना तो सुना है। देख लीजिएगा जाके, या तो हम गलत होंगे या तो आप। ठीक है, युग्म समाधान, ये दो चीज़ें थी। इसके अतिरिक्त भी एक चीज़ और मिला था, धान की खेती के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले थे? धान की खेती के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले थे? दो जगहों से मिले थे। धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? धान की दो जगहों से मिले थे, धान की खेती के साक्ष्य क्या है नहीं पता, आप जाके देखिएगा। लोथल से ये भी मिला था, लेकिन एक स्थान और है। और लोथल किस नदी के किनारे था ये भी पता होना चाहिए। जो भी यहाँ के स्थल हैं सभी किसी नदी या किसी स्थान से संबंधित हैं, तो नदियों के बारे में भी पूछा जाता है किस नदी से संबंधित। तो बताइए लोथल किस नदी से संबंधित? हाँ ठीक है, भोगवा नदी से संबंधित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लोथल भोगवा नदी से संबंधित है। ठीक है, रंगपुरा और लोथल से चावल के अवशेष जो है प्राप्त हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। और ये बता दीजिए सिंधु घाटी सभ्यता लौहकालीन सभ्यता थी या कुछ और? क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कांस्य युगीन सभ्यता थी सिंधु घाटी। ठीक है, अब एक चीज़ और बता दीजिए, ये ग्रामीण सभ्यता थी या शहरी? शहरी थी। तो ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी? हाँ, नगरीय या शहरी। तो ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी, अब ये भी बता दीजिए। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लिपि कौन सी थी यहाँ पे बताएंगे कोई? लिपि कौन सी थी सिंधु घाटी सभ्यता में? लिपि कौन सी थी? नाम रहा होगा ना कुछ, भाव चित्रात्मक थी ना, तो उसका नाम था ना कुछ। लिपि भाव चित्रात्मक थी, और जो लिखा जाता था कैसे लिखा जाता था? दाएं से बाएं, उसको क्या कहते हैं? खरोष्टी लिपि कहते हैं उसको। दाएं से बाएं, दाएं से बाएं जो हम लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? तो ये आप जाके आप करिएगा, पढ़े हैं ना सब हिस्ट्री, हम उतना नहीं पढ़े जितना आप पढ़े हैं। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त आप बताइए, दो चीज़ें और बता दीजिए। क्या है कि 3 भागों में एकमात्र शहर विभाजित था, वो कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र ही शहर ऐसा था जो 3 भागों में विभाजित था। चाहे जो मन में आ रहा बोले जा रहे हो। ठीक है, कौन सा ऐसा शहर था जो 3 भागों में विभाजित था? एकमात्र शहर था धौलावीरा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर था। ठीक है, कहाँ पे था धौलावीरा? कहाँ पे है? जैसे ये भोगवा नदी के किनारे था, ऐसे धौलावीरा कहाँ पे है? कच्छ के रण में था, कच्छ गुजरात से संबंधित था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और क्या आप बताएंगे लेखन की जो उचित शैली थी ये कब विकसित हुई थी? लेखन की उचित शैली किस समय काल में विकसित हुई थी? सुमेरियन सभ्यता सुना है? ठीक है, तो लेखन की उचित शैली जो है वो सुमेरियन सभ्यता से प्रारंभ हुई थी। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और बता दीजिए, सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? कौन सा है? कुछ पता नहीं है। राखीगढ़ी नाम सुना था? हाँ, तो ये है। अब रिवीजन नहीं कर रहे, मतलब एंशिएंट मतलब कुछ भी जीरो हैं। क्यों नहीं करते? ये तो फैक्ट है, ये तो रटने की बात है। एक बार 2 बार नोट कर जाइए, इसमें क्या समझना है? समझना तो कुछ है नहीं, सिर्फ नोट करना है, और हर परीक्षा में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, चाहे मेंस में मिल जाए चाहे प्री में मिल जाए। अब आप बताएंगे पुर्तगाल। ठीक है, कौन आया था पुर्तगाल के? भारत प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? राष्ट्रपति थे। हाँ, प्रधानमंत्री थे कि राष्ट्रपति थे जो भारत आए थे पुर्तगाल के? नाम क्या था? नाम कोई बताएगा? नाम नहीं पता? भारत में 2020 में टेक्नोलॉजी समिट होगी। ठीक है, 2020 में भारत में टेक्नोलॉजी समिट होगी, और उसमें जो पार्टनर कंट्री है वो पुर्तगाल को चुना गया है। ये लेटेस्ट करंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी समिट, इसके अतिरिक्त एक
ये याद करिएगा, चाचाई। ये चाचाई जो है ये आर्ट वर्क है। कहाँ का है पूछा जा सकता है। ये पुर्तगाल का आर्ट वर्क है, नाम है चाचाई। ठीक है, इसकी चर्चा क्यों किया? क्योंकि इसको जो है राष्ट्रीय जो हमारा संग्रहालय है उसमें जो है इसको दिखाया गया है। जब पुर्तगाल के राष्ट्रपति आए थे तो इसको जो है चाचाई आर्ट वर्क को भी भारतीय संग्रहालय में जो है शामिल किया गया है, वहाँ पे रखा गया है। तो चाचाई आर्ट वर्क जो है आपको पता होना चाहिए, वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं वहाँ की एक कला है। इसके अतिरिक्त पुर्तगाल ने गांधी सिटीजनशिप एजुकेशन प्राइज़ प्रारंभ किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। पुर्तगाल एक ऐसा देश है जिसने गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पर गांधी सिटीजनशिप पुरस्कार प्रारंभ किया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त पुर्तगाल की बात हो रही है तो गोवा की बात करना जरूरी है। क्या कोई बताएगा गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा 1961 की बात नहीं हम पूछ रहे हैं, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस, एक होता है गोवा स्थापना दिवस, एक होता है गोवा मुक्ति दिवस। तो आपसे हम पूछ रहे हैं गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा पुर्तगालों से कब मुक्त हुआ था, कोई बताएगा? वर्ष बता दीजिए, डेट नहीं याद है तो कब मुक्त हुआ? 1961। डेट नहीं पता है? नहीं पता। 19 दिसंबर को गोवा जो है पुर्तगालों से मुक्त हुआ था। तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। कब हुआ था? 1961 में। ठीक है, स्थापना दिवस तो अलग होगा, जब उसको राज्य के रूप में मान्यता दी गई उसको बोलेंगे ना स्थापना दिवस। तो स्थापना दिवस 1987 को था। ठीक है, इसी दिन इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और यह भारत का 25वां राज्य बना था। ठीक है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि पुर्तगालियों को गोवा से हटाने के लिए, वहाँ से भगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चालू किया गया था? क्योंकि अपने आप तो छोड़ के गए नहीं थे, तो कौन सा ऑपरेशन चालू किया गया था? पुर्तगालियों को गोवा से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चालू किया गया था? नहीं पता है? इसका नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना ने स्टार्ट किया था ऑपरेशन विजय। ठीक है, भारतीय सेना ने इसको शुरू किया था, इसके बाद ही पुर्तगाली जो है यहाँ से गए थे। अब बताएंगे पुर्तगालियों ने भारत को कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जो पहले भारत में नहीं थी, हमने पुर्तगालियों से सीखा है। क्या क्या चीज़ें? तंबाकू की खेती, ठीक है, और हाँ प्रिंटिंग प्रेस, और कुछ? प्रिंटिंग प्रेस हो गया, तंबाकू हो गया, और कुछ? जहाज निर्माण भी हमने इन्हीं से सीखा था। ठीक है, तो 3 चीज़ें हो गई पुर्तगालियों से। हमने क्या क्या सीखा? प्रिंटिंग प्रेस इन्हीं के माध्यम से आया, दूसरा तंबाकू की खेती, और जहाज निर्माण जो है इनसे हमने सीखा। अब आप बताएंगे पुर्तगाल है कहाँ पे? पुर्तगाल है कहाँ पे? यूरोप में है। ठीक है, उससे लगी हुई एक जल संधि है, नाम पता है किसी को? उसी जल संधि से यूरोप किससे अलग होता है? हाँ, तो उस जल संधि का क्या नाम है? एक बार चर्चा हो गई है, क्या नाम है? हाँ ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि। अब आप ये बता दीजिए जिब्राल्टर जल संधि किन 2 महासागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किन को अलग करती है, किन स्थल भूमियों को अलग करती है, किन महासागरों को जोड़ती है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, रट जाएगा, भूलेगा नहीं। अब आप बता दीजिए मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान सुना है इस समय चर्चा में? मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये आप बताएंगे? मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में है और हो सकता है इससे प्रश्न बन जाए, क्योंकि जब परीक्षा होगी तो भीषण गर्मी रहती है तो प्रश्न बन सकता है। मुकुर्थी, और जब इस तरह के प्रश्न आते हैं किसी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य से संबंधित, जो करंट में चलता रहता है वही पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि ऐसे तो बहुत सारे टोटल जोड़ लोगे वन अभ्यारण्य जो हैं राष्ट्रीय उद्यान, तो 200 से 250 हो जाएंगे, सब किसी को याद नहीं रहता। जो करंट में चलता रहे वो आप देखते रहो। तो आप बताइए मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, पहले तो आप बताइए ये किस राज्य में है? बताएगा कोई? नहीं सुना है नाम? ये है तमिलनाडु में। ठीक है, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। ठीक है, अब इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? फायर लाइन का नाम सुना है? फायर लाइन, इस राष्ट्रीय उद्यान में एक फायर लाइन बनाई गई है। वाल या फायर वाल बोल लीजिए या फायर लाइन बोल लीजिए। फायर वाल ये क्या है
कि इस गर्मी में तमिलनाडु में भीषण गर्मी पड़ती है जो है, तो वहाँ पे क्या होता है, आग लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। पिछली बार यहाँ पे आग लगी थी, लगभग 1/3 जो जंगल था वो नष्ट हो गया था। तो इस बार क्या कर रहा है तमिलनाडु वन विभाग, इसमें एक फायरवॉल का निर्माण कर रहा है। फायरवॉल क्या होता है, जैसे जो पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो आग के प्रति सुभेद होते हैं, जिनमें आग जल्दी पकड़ती है, जल्दी फैलती है, तो उन पौधों को जो है डिवाइड किया जा रहा है। मतलब पूरे जो तमिलनाडु का ये राष्ट्रीय उद्यान है इसको डिवाइड किया जा रहा है। तो एक लाइन बनाई जा रही है, इस लाइन के अंतर्गत जो ऐसे पौधे होंगे उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि डिवाइड रहे, जंगल में पूरी तरह से आग ना फैले, इसलिए जगह जगह पर इस तरह की फायर लाइन बनाई जा रही है। जो पौधे या पेड़ आग के प्रति सुभेद होते हैं, जल्दी आग पकड़ते हैं, उनको वहाँ से जो है हटाया जा रहा है। तो इसलिए ये चर्चा में था। यदि आपसे पूछा जाए फायरवॉल का निर्माण भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है, तो यह है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसका पुराना नाम था नीलगिरी ताहर, ये भी आपको पता होना चाहिए। नीलगिरी ताहर इसका पुराना नाम था, मुकुर्थी इसका नया नाम है। ठीक है, अब आपसे हम पूछ रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं। आपने देख लिया मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु से संबंधित है, फायरवॉल बन रहा है। अब आपने पढ़ लिया होगा इन्वायरमेंट, तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है और वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, इन दोनों में अंतर क्या है। वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर क्या है। वन्य जीव में नहीं जा सकते हैं, आजकल उद्यान लोग जाता है घूमने। राष्ट्रीय उद्यान में लोग घूमने जाते हैं, जाता ना देखने, क्या होता है चिड़िया। वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं जा सकते। जो पढ़ने लिखने की बात है वो बात करो। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की मानवीय जो गतिविधियां होती हैं वो परमिट नहीं होती है उसकी। राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की गतिविधि, जैसे चराई होता है, लकड़ी का कोई चला जाए, जैसे जो वहाँ के आदिवासी लोग होते हैं, तो इस तरह की अनुमति राष्ट्रीय उद्यान में नहीं होती है। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य में जो है इस तरह की अनुमति होती है, जो आसपास के जो लोग हैं वो वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, पशु को चराने के लिए और अन्य गतिविधियों के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान इसका उद्देश्य क्या था, बनाने का उद्देश्य क्या था। ये तो हो गया कि क्या अंतर है, उद्देश्य क्या था बनाने का राष्ट्रीय उद्यान, कोई बताएगा। राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य क्या था। नहीं, राजस्व की प्राप्ति नहीं। सबसे पहली बात है राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो एक प्रकार से है कि पशुओं को, जानवरों को संरक्षित करने के लिए है। ठीक है, तो किस प्रकार के जानवरों को संरक्षित करने के लिए, जो विलुप्त हो रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान में। इसको पहले बताइए, राज्य सरकार घोषित करती है या केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। किसी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करना हो, मान लो दिल्ली में कोई स्थान है उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित करना हो, तो कौन करेगा। राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय उद्यान राज्य सरकार घोषित कर सकती है। कोई राज्य था ना जो मांग कर रहा था, हाँ, राष्ट्रीय उद्यान के लिए, वो तो केंद्र से कर सकता है। नहीं, राज्य कर सकता है। 1972 का जो हमारा एक्ट है उसके अंतर्गत राज्य जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है किसी को भी घोषित कर सकता है। ठीक है, हो सकता है आपने पढ़ा हो, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो यही है, तो आप वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि इसमें जो राष्ट्रीय उद्यान होता है एक साथ कई प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। सबसे बड़ा अंतर ये है, राष्ट्रीय उद्यान का होता है कि एक साथ एक से अधिक प्रजातियों का संरक्षण होता है, लेकिन जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं ये किसी एक से दो जो है प्रजाति पर फोकस होता है कि उनको संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान बृहद है और ये जो है एक प्रकार से सीमित आकार है। तो ये अंतर होता है राष्ट्रीय उद्यान और इसमें। अब कोई बताएगा भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। याद करने की ज़रूरत नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं याद करने की ज़रूरत है, लेकिन जो टाइगर रिजर्व होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कितने हैं, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान तो लगभग 200 से ऊपर होंगे। ठीक है, तो वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप बताएंगे कोई कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये तो पता होना चाहिए। जिम कॉर्बेट, 1936 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, जिम कॉर्बेट को। ठीक है, जिम कॉर्बेट हो गया। यदि बात किया जाए सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा है। पहला हो गया हमारा जिम कॉर्बेट। सबसे बड़ा कौन सा है, किश्तवाड़। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और जम्मू में है किश्तवाड़। अगर तो इसमें किस प्रजाति को संरक्षित किया जा रहा है ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक हिरन की प्रजाति है जो सिर्फ और सिर्फ इसी में पाई जाती है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में, और उसको यहाँ पर संरक्षित किया जा रहा है। तो बताएंगे वो प्रजाति कौन सी है हिरन की।
जो भी है आप नोट करके आइएगा, कॉपी दिखाइएगा, हम चेक करेंगे आप करके लाए हैं कि नहीं करके लाए हैं। ठीक है, तो जो किस त्योहार में जो जिस प्रजाति का संरक्षण किया जाता है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या कोई बताएगा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा देख लिया, सबसे छोटा भी पता होना चाहिए। ये बटन द्वीप है, बटन द्वीप नाम है इसका, बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। ठीक है, ये भारत का सबसे छोटा है। और भारत में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। कौन सा है? पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? हाँ, मणिपुर का किबुल लामझाओ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप बताएंगे काजीरंगा, मानस और जल्दापाड़ा ये कहाँ कहाँ पर हैं? काजीरंगा, मानस तो दोनों का समय है। काजीरंगा, मानस ये महत्वपूर्ण हैं। जल्दापाड़ा ये कहाँ पर हैं? ये भी हम क्या बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और जल्दापाड़ा नेशनल पार्क ये कहाँ पर हैं? तीनों असम में हैं। ऊपर वाले दो असम में, नीचे जल्दापाड़ा ये कहाँ पर है? ये है पश्चिम बंगाल में। समानता क्या है तीनों में? अगर मैंने तीनों का एक साथ नाम लिखा है तो कुछ समानता होगी। भारत में विश्व के 2/3 एकसिंगी गैंडे पाए जाते हैं, सबको पता है। और भारत में कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा, मानस और जल्दापाड़ा। भारत के ये 3 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनमें एकसिंगी गैंडों का आवास स्थल है। जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल, काजीरंगा और मानस असम में। यदि पूछ लिया जाए भारत के किन राज्यों में एकसिंगी गैंडे मिलते हैं तो उत्तर होगा पश्चिम बंगाल और असम। ये 2 चीज़ आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, अभी हाल ही में एक भारत की एक रिफाइनरी है, नाम आप बताएंगे यदि आपको पता होगा, नहीं तो मैं बताऊंगा। भारत की एक रिफाइनरी है जिसके द्वारा काजीरंगा में जो वन रक्षक हैं उनका मुफ्त में बीमा किया गया है, मतलब उनका लाइफ इंश्योरेंस कराया गया है एक भारत की रिफाइनरी द्वारा। काजीरंगा की बात हो रही है तो यहीं पे आप बताएंगे कौन सा है? कभी सुना है? एक रिफाइनरी है जिसके द्वारा काजीरंगा नेशनल पार्क में जितने भी कर्मचारी हैं उन सबका जो है इंश्योरेंस कराया गया है मुफ्त में। कौन सी रिफाइनरी है? तो रिफाइनरी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कौन सी रिफाइनरी है? नहीं सुना? नहीं सुना? आपका काम है, आप करके आएंगे कौन सी रिफाइनरी है। अरे आप कोई बताएगा? रिफाइनरी का मैं नाम लिख दे रहा हूँ, कुछ जो भारत ही प्रमुख हैं वो आप बता दीजिएगा राज्य। यदि आपको पता है तो बता दीजिएगा, नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्यों करना है? क्योंकि अभी हाल ही में एक रिफाइनरी बहुत चर्चा में रही है भारत में। क्यों? क्योंकि उसमें विश्व की 2 कंपनियों ने, 2 बड़ी तेल कंपनियों ने उसमें निवेश किया है। ठीक है, इसलिए वो चर्चा में है और उस देश से हमारे संबंध भी बेहतर हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब मैं लिख रहा हूँ, आप नाम बताएंगे। नुमालीगढ़ नाम सुना है? नहीं सुना? नुमालीगढ़ हो गया। फिर है डिगबोई। जो नहीं पता है उसको नोट कर लीजिएगा, जो पता है वो आपका रिवीजन हो जाएगा। बरौनी। ये जितने भी भारत में रिफाइनरियाँ हैं सबको बता दे रहा हूँ। हल्दिया, हाँ तो ये तो बता ही दोगे हल्दिया। चलो पारादीप बताओ। पारादीप, हाँ ठीक है। एक है तातीपाका, विशाखापट्टनम, जितनी भी रिफाइनरियां हैं, जामनगर और एक है, नहीं एक राजस्थान में भी है, उसको बता रहा हूँ। पहले इतना बताओ कहाँ कहाँ है, फिर जो महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा अलग से करेंगे। नुमालीगढ़ कहाँ पर है? नुमालीगढ़ और डिगबोई ये दोनों कहाँ पे हैं? असम में हैं। ठीक है, तो नुमालीगढ़ और डिगबोई ये दोनों हमारी हो गई असम में। ठीक है, इसके अतिरिक्त बरौनी कहाँ पर है? बिहार में। ये बिहार में हो गई। हल्दिया कहाँ से है? नाम से ही स्पष्ट है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पारादीप हो गया उड़ीसा। ठीक है, अब ये तातीपाका और विशाखापट्टनम ये दोनों आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक है, तातीपाका और विशाखापट्टनम ये दोनों रिफाइनरियाँ हमारी आंध्र प्रदेश से हैं। जामनगर कहाँ से है?
गुजरात से है। ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण है उसकी बात कर लेते हैं, जिसको नोट करना है इसको कर लो। अब हम जो पूछेंगे वो आप बताएंगे, पढ़े होंगे, ज़रूर सुने होंगे। रत्नागिरी रिफाइनरी कहाँ से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से है। चर्चा इसी की करनी थी, इसी के संदर्भ में इन सब की चर्चा जो है की गई है। ठीक है, महाराष्ट्र में है रत्नागिरी रिफाइनरी। और रत्नागिरी रिफाइनरी चर्चा में इसलिए है क्योंकि दो देशों की कंपनियों ने, बड़ी तेल कंपनियों ने इसमें निवेश किया है। बताएंगे रत्नागिरी, तो रत्नागिरी होगी महाराष्ट्र से संबंधित। किन कंपनियों ने और किन देशों ने निवेश किया है, कोई बताएगा? एक तो अरामको, एक सऊदी। हाँ, एक हो गई अरामको और दूसरी हो गई एडनॉक। अरामको हो गई सऊदी अरब की और एडनॉक हो गई यूएई की। सऊदी अरब और ये हो गया यूएई। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि किन रिफाइनरियों में विदेशी कंपनियों ने निवेश किया है। और ये कंपनियां भी बहुत महत्वपूर्ण, जैसे अरामको है, ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है किसी कथन के रूप में कि अरामको किस देश की तेल कंपनी है। ठीक है, तो ऑयल कंपनी अरामको जो है सऊदी अरब की है और एडनॉक जो है यूएई की है। इन दोनों ने मिलकर रत्नागिरी में निवेश किया है। ठीक है, और रत्नागिरी कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, अब हमने लिखा था अभी उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा था रिफाइनरी? पारादीप। ठीक है, और उड़ीसा में एक क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चिड़ियाघर। एक चिड़ियाघर था उड़ीसा के, वहाँ पर भारत का एकमात्र ओरंगुटान, क्या होता है, बंदर प्रजाति है ना ओरंगुटान, एकमात्र भारत का ओरंगुटान था जिसकी मृत्यु हुई थी। नाम बता सकते हैं उसका क्या था? महत्वपूर्ण है, नाम देके पूछा जा सकता है। जो ओरंगुटान था, ठीक है, उसका नाम था बिन्नी। नाम सुना होगा सबने। ठीक है, ये बिन्नी ओरंगुटान था, भारत का एकमात्र था जिसकी उड़ीसा के चिड़ियाघर में मृत्यु हुई है। और अभी हाल ही में ईमान, ये ईमान क्या है, सुना है नाम? ईमान क्या है? ये राइनो है। ठीक है, ईमान एक गैंडा था, इसकी भी मृत्यु हुई है। कहाँ पे हुई है? मतलब जैसे बिन्नी जो है भारत में आप कह सकते हैं, ओरंगुटान क्या हो गए? विलुप्त हो गए ना, है ही नहीं ना। उसी तरह से ईमान जो है ये गैंडा है, अभी इस देश में गैंडे समाप्त हो गए हैं। एकमात्र बचा था जिसकी मृत्यु हो गई है, तो वो देश कौन सा है? इस तरह के जो भी जानवर होते हैं ना, आपको पता है IUCN के बारे में पता होगा, तो इस तरह के जो भी जानवर रेड लिस्ट में जो जानवर होते हैं या जो जानवर अब समाप्त हो गए हैं किसी देश में, उन्हीं से संबंधित पूछा जाता है कि यह नाम दे दिया गया कौन सा जानवर है। ठीक है, बाकी जो पहले के हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, जो करंट चल रहा है वही पूछेगा। तो ईमान क्या है? ईमान बता दिया, एक गैंडा है और ये सबसे छोटा गैंडा होता था। गैंडों की भी 5 प्रजातियां होती हैं, जिनमें से 2 अफ्रीका में पाई जाती हैं, 3 भारत में पाई जाती हैं। टोटल 5 प्रजातियां होती हैं, जिनमें से 2 अफ्रीका में, 3 भारत में पाई जाती हैं। और जो ईमान था ये सबसे छोटा गैंडा होता था और ये जो है कहाँ पे समाप्त हुआ है? मलेशिया में। ठीक है, तो मलेशिया में अब गैंडे समाप्त हो गए हैं पूर्ण रूप से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है नाम और क्या है। तो आपने देखा बिन्नी और ईमान देख लिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ हालिया WHO के बारे में। मलेरिया के बारे में कुछ जानकारी आप लोग बताएंगे? सबने पढ़ा होगा, क्यों फैलता है, कैसे फैलता है, कुछ लक्ष्य रखे गए हैं उसके बारे में बताएंगे मलेरिया से संबंधित। WHO ने 2030 तक लक्ष्य रखा है। क्या रखा है? मलेरिया WHO द्वारा 2030 का टारगेट है। क्या टारगेट है आप बताएंगे? ये हाल ही का था कि इसका टारगेट है WHO का कि 90% जो केसेस हैं मलेरिया के उनको कम करना। मतलब अगर अभी 100 आ रहा है तो अगली बार जो है 10 ही आए। 2030 तक 90% मलेरिया के केस को जो है WHO द्वारा कम करने की बात की गई है। इसके अतिरिक्त कम से कम 35 देशों को मलेरिया मुक्त बनाना है। 2030 तक WHO द्वारा टारगेट है कि 35 देशों को ये मलेरिया मुक्त बनाएंगे। अब बात आती है WHO की, तो हो गया क्या टारगेट है? भारत में मलेरिया उन्मूलन का टारगेट क्या है, कोई बताएगा? भारत में वो तो TB का है मेरे हिसाब से, ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं, उसका टारगेट है शायद 2025। मलेरिया का क्या है?
2030 WHO ने टारगेट रखा है 90% मलेरिया के केसेस को कम करना विश्व स्तर पर, और कम से कम 35 देशों को मलेरिया से मुक्त करना। ये WHO का लक्ष्य है 2030 तक। और अभी हाल ही में जो लेटेस्ट 2 देश जो मलेरिया मुक्त हुए हैं, एक का नाम है अल्जीरिया, ठीक है, और दूसरा है अर्जेंटीना, ठीक है। अल्जीरिया और अर्जेंटीना अभी हाल ही में मलेरिया मुक्त हुए हैं, ठीक है। अब यदि हम आपसे पूछ लें कि मलेरिया मुक्त घोषित किया जाता है WHO द्वारा, तो उसका क्या, किस हिसाब से घोषित किया जाता है, क्या पैमाना होता है? हाँ, कम से कम 3 वर्ष तक उस देश में कोई मलेरिया के केसेज ना आए, तभी उस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अर्जेंटीना की बात आ रही है, ये आपका होमवर्क है। अर्जेंटीना के एक फुटबॉलर हैं, बहुत ही मशहूर फुटबॉलर हैं, क्या कोई नाम बताएगा उनका? बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते हैं अर्जेंटीना के। हाँ, और उनको अभी हाल ही में कोई पुरस्कार दिया गया है, वो आपका काम है कि सर्च करेंगे, नोट करके आएंगे। अर्जेंटीना के बहुत ही मशहूर प्लेयर हैं लियोनेल मेसी, ठीक है, और ये बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं, ठीक है। अब मलेरिया जो है, भारत का क्या लक्ष्य है? 30 तक है भारत का लक्ष्य। भारत का क्या लक्ष्य है? देखो भैया ने बोला 2000 कितना बोला था, 25, वो टीबी का है। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य है भारत सरकार का 2025। लेकिन मलेरिया का क्या है? 35 होगा। ये आप देख के आएंगे, कर के आएंगे। मलेरिया उन्मूलन का क्या है, मैंने एक बार बताया है, एक दिन स्वास्थ्य विशेष की चर्चा कर रहे थे, उस दिन मैंने बोला था मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य क्या है, टीबी का क्या लक्ष्य है, ठीक है, वो सारा बताया था। ये आप करके आएंगे, मलेरिया उन्मूलन का क्या लक्ष्य है। क्या आप बताएंगे मलेरिया किसके कारण फैलता है? मलेरिया मच्छर वाहक होते हैं, मच्छर के कारण नहीं फैलता है, ठीक है। किसके कारण फैलता है मलेरिया? मलेरिया फैलता है तो परजीवी क्या है, इसका जो परजीवी होता है उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो क्या है पैरासाइट, इसका क्या है मलेरिया का? सब हवा हवा में पढ़ रहे हो, बताओ क्या है? मच्छर सब पढ़ रहे हो, रट लिए हो। कौन सा मच्छर होता है? फीमेल। नाम क्या है? मैंने पूछा मच्छर का नाम बताओ। एनाफिलेज है। तो इसका परजीवी क्या होता है, नाम क्या होता है? नहीं पता? ऊट पटांग नाम है। इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट प्लाज्मोडियम की वजह से जो है मलेरिया फैलता है, और इसके वाहक होते हैं मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है। ये आपको पता हो गया। और ये टोटल जो प्लाज्मोडियम है, इसकी टोटल 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। इस प्लाज्मोडियम की 4 प्रकार की पाई जाती हैं। वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इच्छा है नोट करने की तो नोट कर सकते हैं, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। जो सबसे कॉमन आता है उसको बोलते हैं फैल्सीपेरम, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये सबसे कॉमन है, जो केसेस मिलते हैं इसी परजीवी की वजह से होता है, ठीक है। इसका एक प्रकार है, ठीक है। टोटल 4 होते हैं। अब बताएं। हाँ, कौन बनाया था? अफ्रीकन कंट्री है। पाकिस्तान ने भी कोई वैक्सीन बनाई है अभी हाल ही में, मैं बता चुका हूँ। पाकिस्तान ने भी कोई वैक्सीन बनाई है, कोई बताएंगे किस चीज़ की वैक्सीन पाकिस्तान ने तैयार की है और WHO ने उसको मान्यता दे दी है? क्या डेंगू का बनाएगा पाकिस्तान? वो खुद ही प्रभावित है, ठीक है। अब सबसे पहले आप बता दीजिए एक व्यक्ति का नाम जिन्होंने इसकी पहचान किया था, इसकी खोज किसने किया था, उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। प्लाज्मोडियम आपको पता हो गया, ये परजीवी है, इसकी खोज किसने किया था? प्लाज्मोडियम की खोज किसने किया था? इनका नाम है लेवेरेन, LAVERON। ये व्यक्ति का नाम है जिन्होंने प्लाज्मोडियम को खोजा था, ठीक है। और किसने ये बताया कि प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया फैलता है, ये किसने बताया? प्लाज्मोडियम तो इन्होंने खोजा, ठीक है, लेकिन किसने ये बताया कि प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया फैलता है और इसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, ये किसने बताया? प्लाज्मोडियम इन्होंने खोजा, लेकिन क्या आपने सुना है डॉक्टर रोनाल्ड रॉस का नाम? सुना है ना?
डॉक्टर रोनाल्ड रॉस जो थे, इन्होंने बताया था कि मादा एनोफिलीज मच्छर है और प्लाज्मोडियम को लेकर चलती है, उसी की वजह से जो है मलेरिया फैलता है, और इनको इसी के कारण इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है, ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता भी हैं। ठीक है, तो मलेरिया से संबंधित प्लाज्मोडियम अब मत भूलिएगा। ठीक है, मादा एनोफिलीज तो कभी भूलेंगे नहीं। इसके अतिरिक्त WHO ने अभी हाल ही में टिप्पणी की थी स्नेक बाइट से संबंधित। स्नेक बाइट, स्नेक बाइट कब होता है सबसे ज़्यादा? हाँ, स्नेक बाइट, इसमें भी WHO ने कुछ लक्ष्य रखा है। ठीक है, सबसे पहले स्नेक बाइट से होने वाली मौत जो है उसको 2030 तक 50% कम करने का लक्ष्य रखा है WHO ने। जो लक्ष्य होते हैं ना वो आपको पता होना चाहिए इस ईयर में क्या लक्ष्य रखा है। 2030 में 50% जो है इसमें कमी लाना है, स्नेक बाइट में 50% कमी लाना है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बारिश के दिनों में होता है, तो अब मौसम धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, तो अब होगा। और इससे क्या होता है स्नेक बाइट से? एक तो मृत्यु हो जाती है, अपंगता भी होती है, आंशिक और पूर्ण रूपेण अपंगता भी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सांप से काटने वाली जो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक जो बीमारी है एक प्रकार से, क्यों होती है ये? इसमें जैसे लोगों को बचाया क्यों नहीं जा सकता? झाड़ फूंक के चक्कर में। पहली बात तो ये है कि इसमें दवाएं जो हैं बहुत कम उपलब्ध हैं। ठीक है, दवाएं क्यों नहीं उपलब्ध हो पाती? क्योंकि सांप के जहर को जो है काटने के लिए, उसको कम करने के लिए जहर की आवश्यकता होती है, और सांपों की इतनी सारी प्रजातियां हैं कि वो उपलब्धता उस प्रकार से उसकी नहीं हो पाती हैं। और इसमें इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं है कि बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां निवेश करें। इसमें कोई नियामक नहीं है अच्छा जो रेगुलेट करे कि दवाएं जो बन रही हैं वो गुणवत्तापूर्ण हैं या नहीं हैं। तो दवाओं की गुणवत्ता को जांच करने के लिए भी कोई अथॉरिटी, कोई कंपनी नहीं है, कोई भी संस्था नहीं है। इस वजह से जो दवाएं होती हैं वो कारगर होंगी या नहीं होंगी इसकी जो भी कोई गारंटी नहीं होती। इस वजह से भी लोगों की मौतें होती हैं। तो भारत सरकार भी प्रयास कर रही है कि इस दिशा में कुछ कार्य किया जाए, और WHO भी इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रयासरत है। इनका लक्ष्य है कि 25% जो दवा की उपलब्धता बढ़ाई जाए, कम से कम 25% दवा की उपलब्धता बढ़ाई जाए, तभी जो ये लक्ष्य है इनका हासिल होगा। जो 2030 तक 50% कमी लाने का लक्ष्य है, इसमें जब तक दवा की उपलब्धता को 25% नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये लक्ष्य हासिल नहीं होगा, ये WHO ने बताया है। ठीक है, अब आप बता दीजिए WHO के प्रमुख कौन हैं? कौन है WHO के प्रमुख कौन है? WHO बार बार पढ़ते हो संस्था के हेडक्वार्टर कहाँ है ये पहले बता दो। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। ठीक है, जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अब आप बता दीजिए इसके प्रमुख कौन है WHO के? टेड्रोस अधानो। ठीक है, टेड्रोस अधानो इसके प्रमुख हैं। और ये किस देश के हैं? किस देश के हैं? इनका जन्म कहाँ हुआ था? टेड्रोस अधानो का जन्म हुआ था इरिट्रिया में। ठीक है, और जब इरिट्रिया में इनका जन्म हुआ था तो पिछले दिनों मैंने बताया था इरिट्रिया के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। क्या नाम है उनका? सॉरी, इथियोपिया के हैं ना, तो उनको क्या दिया गया है नोबेल पुरस्कार? क्या नाम है उनका? क्या नाम पता होना चाहिए, 2 बार आपको बता दिया गया है। इनका जन्म इथियोपिया में हुआ था, और ये इनका जन्म इरिट्रिया में हुआ था। जो राष्ट्रपति हैं वो इथियोपिया के हैं, और इथियोपिया और इरिट्रिया में ज़मीनी विवाद था, सीमा संघर्ष था, उसको समाप्त किया था उन्होंने, इसलिए उनको जो है अबे अहमद इनका नाम है। ठीक है, इनको जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। इससे पहले भारत के 2 लोगों को दिया गया था, उनका नाम क्या क्या है? नाम बताइए। नाम पाकिस्तान, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी। और पिछले दिनों मैंने पढ़ाया था कैलाश सत्यार्थी के द्वारा मुक्ति कारवां शुरुआत की गई थी राजस्थान में। क्या था मुक्ति कारवां? मुक्ति कारवां क्या था?
नहीं पता, अभी पिछले क्लास में पढ़ाया गया था, मुक्ति कारवां से संबंधित। तो कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को एक साथ नोबेल शांति दिया गया था, और मलाला यूसुफजई की एक मूवी बनी थी, उसका नाम क्या था, गुल मकई नाम था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी गुड बीप्स फाउंडेशन था जिसके साथ मिलकर राजस्थान सरकार मुक्ति कारवां की शुरुआत की है। गुड बीप्स फाउंडेशन इसका नया नाम था, पुराना नाम क्या था, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन। ठीक है, पुराना मतलब रिवीजन नहीं कर रहे हैं कुछ भी, सिर्फ रख दे रहे हैं। अगर ऐसे रख दे रहे हैं तो नेक्स्ट संडे जो आएगा, मंडे आएगा, उस दिन इसका टेस्ट होगा। बहुत पढ़ लिया आपने, 1 महीने हो गए ना पढ़ते पढ़ते, 4 क्लास तो हो गई ना। हाँ, 4 क्लास में आप बताएंगे, हम देंगे, पूरे यूपीएससी पैटर्न पे रहेगा कथन वाइज, वो नहीं रहेगा वन लाइनर कर दो टिक, और एक लोगों को यहाँ एक लोगों को वहाँ बैठाएंगे ऐसे दूरी दूरी पे। हाँ, जितना मैंने पढ़ाया है उसी में से आएगा, लेकिन कथन वाइज आएगा, वन लाइनर नहीं आएगा। ठीक है, और उससे जुड़ा हुआ कुछ और भी पूछा जा सकता है, इसलिए जो भी कथन पढ़िएगा, जो भी चीज़ें पढ़िएगा, यदि आप पहले कुछ पढ़े हो उससे, या करंट में कुछ हो रहा है उस चीज़ से संबंधित, तो वो भी आप जोड़ सकते देख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं संडे को एग्ज़ाम लूँ, उससे पहले यदि शनिवार को कुछ हुआ है तो वो भी आ सकता है उसमें, उन चीज़ों से जुड़ा हुआ। ठीक है, पूरे यूपीएससी पैटर्न पे रहेगा। ठीक है, अब आप बताइए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम अभी हाल ही में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? और जो है इस तरह का जो प्रोग्राम है पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको ही बताएगा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? महत्वपूर्ण है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो इस बार का बजट है वो इसको महत्वपूर्ण बना देता है। 2014 में शुरू हुआ था नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम। बहुत अच्छा, कहाँ से पढ़े थे? इसका लक्ष्य क्या है? स्वच्छ भारत बनाना नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का लक्ष्य है। क्या भैया? एयर पोल्यूशन को कम करना, यही पढ़ाई होगी तो हो गया। एयर पोल्यूशन को कम करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी शुरुआत इसकी? 2019 में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, 2019 के बजट भाषण से इसकी शुरुआत की गई थी। इसका टारगेट क्या है? इसका जो टारगेट है 2024 तक पीएम जो होता है मैटर हमारा, पार्टिकुलेट मैटर, इसको जो है कम करना। ठीक है, इसकी मात्रा को 20 से 30% कम करना, ये हमारा लक्ष्य है। पीएम जो होता है 2.5 और 10, इसको 2024 तक 20 से 30% कम करना लक्ष्य है। किसका लक्ष्य है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का लक्ष्य है 2024 तक पीएम को 20 से 30% कम करना। और पीएम 2 प्रकार के होते हैं ना, पीएम 2.5, पीएम 10। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस बार के बजट में जो 2019 में इसके लिए धन आवंटित किया गया था, इस बार के बजट में उससे 10 गुना ज़्यादा धन आवंटित किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, बजट सबने पढ़ा होगा लेकिन नहीं देखा। पिछली बार इसको आवंटित था लगभग 460 करोड़, 460 करोड़ रुपए 2019 के बजट में इसको दिए गए थे। इस बार दिए गए हैं 4400 करोड़ रुपए, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, बहुत बड़ी धनराशि दी गई है, लगभग 10 गुना अंतर है। तो 460 पिछले बजट में था, इस बार 4400 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट को दिए गए हैं। और ये 5 वर्ष की कार्य योजना है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, 5 वर्ष की कार्य योजना है, क्योंकि 19 में शुरुआत हुआ तो 24 तक हो रहा है, तो 5 वर्ष से ही हुआ ना, तो 5 वर्ष की पंचवर्षीय कार्य योजना है। अब कोई बताएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। ठीक है, बहुत जगह लगे होंगे, आप दिल्ली जाएंगे बहुत जगह लगे हैं, दिखाई देते हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, किन किन चीज़ों को उसमें मापा जाता है, किसके आधार पे? किस आधार पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, टोटल उसमें कितने पोल्यूटेंट होते हैं जिनके आधार पे मापा जाता है? किन किन पोल्यूटेंटों को, किन किन प्रदूषकों को उसमें मापा जाता है, फिर हम निकालते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। नहीं पता? क्यों नहीं पता? एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स टोटल कितने होते हैं प्रदूषक जिन पे ये मापा जाता है? 5 प्रदूषक होते हैं जिन पे ये मापा जाता है। ठीक है, 5 प्रदूषकों के आधार पर एयर क्वालिटी इंडेक्स तैयार किया जाता है। और इन 5 में कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? सबसे पहले है
सबसे पहले है जो सतह की, जो हमारी यहाँ पृथ्वी की, ठीक है, अर्थ की ओजोन होती है, ठीक है, उसको। दूसरा है पीएम, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। पहला है ओजोन, दूसरा है पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। इसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड, सबने पढ़ा होगा सल्फर डाइऑक्साइड। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या होगा, NO2 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया, और कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या लिखते हैं, CO, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। इन 5 के आधार पे एयर क्वालिटी इंडेक्स का मापन किया जाता है। ये 5 प्रदूषक हैं, ग्राउंड की जो अर्थ की ओजोन है, पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितनी कैटेगरियाँ होती हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में, कितनी कैटेगरियाँ होती हैं, कितनी कैटेगरी होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, और अलग अलग कैटेगरी की कलर अलग अलग होता है, ये भी आपको पता होगा, अलग अलग कलर से दर्शाया जाता है। तो टोटल कितनी कैटेगरी होती हैं, 3 ही कैटेगरी होती हैं। कितने से कितने के बीच में इसको दर्शाया जाता है, अंक होते हैं ना, अंकों के बीच दर्शाया जाता है। तो कितने से कितने अंकों के बीच दर्शाया जाता है, 0 से 500, ठीक है। अब 0 से 500 को कितने कैटेगरियों में बांटा गया है, 0 से 500 को कितने कैटेगरी में बांटा गया है, 6 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। और 6 कैटेगरी का सबका कलर अलग अलग है, वो आप जाके देख लेंगे, ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। 5 प्रदूषकों को इसमें मापा जाता है, ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया। इसके अतिरिक्त इसमें 6 कैटेगरियाँ होती हैं, 0 से 500 के स्केल पे इसको नापा जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। कौन है हमारे पर्यावरण मंत्री, प्रकाश, ओके। पिछली बार कौन थे, नहीं पता, चलिए। लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में सुना है, तेजस के बारे में। तेजस नाम किसने दिया था, तेजस हमने पढ़ा, तेजस नाम दिया किसने था। अब हम बात कर रहे हैं लाइट। आज तो सब में मार्कर इनके खत्म। इसी को बोलते हैं तेजस। तेजस नाम किसने दिया था, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका नाम दिया था, ठीक है। और इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में हमारा जो युद्धपोत है, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर जो हमारा है, उस पर तेजस ने लैंडिंग की थी, पता है, पता है, हाँ। वो तो बात की बात हो गई, PV सिंधु ने उड़ान भरी, वो तो बात की बात हो गई, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट जो हमारा कैरियर है कौन सा है, INS। एकमात्र ही हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका भी नाम नहीं पता आपको। एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये मैं रीजनिंग में पढ़ाया हूँ और ऐसे भी पढ़ाया हूँ, INS विक्रमादित्य। अब ये भी नहीं पता, ठीक है। INS विक्रमादित्य पर पहली बार जो है प्लेन, हमारा जो फाइटर प्लेन है, इसने लैंड किया है। तो कौन सा प्लेन था हमारा जो लैंड किया है, कौन सा प्लेन है हमारा जो लैंड किया है, तेजस ने लैंड किया था, ठीक है। और हमारे 2 और युद्धपोत कौन से बन रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर 2 हमारे कौन से बन रहे हैं, और प्रथम है INS विक्रमादित्य, द्वितीय कौन सा होगा, INS विशाल, INS विक्रांत 2 बताया है, ठीक है। INS विक्रांत जो है वो पूर्ण रूप से स्वदेशी है, ठीक है। INS विशाल जो है भारत UK के साथ मिलकर, UK और अमेरिका के साथ भी बात चल रही है, ठीक है। तो INS विशाल, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, ये 3 हमारे जो है एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। और अभी हाल ही में INS विशाल, कोई बताएगा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स कहाँ पर है, GRSE। और एक दूसरा है मझगांव बोलते हैं ना, शिपयार्ड, डॉकयार्ड या शिपयार्ड जो भी बोलते हैं। GRSE कहाँ पर है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये है कोलकाता में, ठीक है। क्यों चर्चा में है, क्योंकि इसने अभी हाल ही में टोटल जब से इसका निर्माण हुआ है 100 एयरक्राफ्ट, 100 जहाज जो लड़ाकू विमान हमारे हैं,
जो 100 शिप हैं, वारशिप, सॉरी लड़ाकू विमान नहीं बोल सकते, 100 वारशिप जो हैं हमारे, इसको भारतीय नेवी को सौंप दिया है इसने, ठीक है। अभी तक 100 वारशिप इसने दिए हैं और अभी हाल ही में इसने क्या दिया है, पनडुब्बी रोधी पोत इसने अभी हाल ही में एक दिया है। नाम सबने सुना होगा, INS कावरत्ती, सबने सुना है ना नाम, ठीक है। ये अपने जो 4 श्रेणी थी, 4 इसको बनाना था, 4 में सबसे लास्ट था INS कावरत्ती। पहला था INS कारमोता, ये नोट करना है, नोट कर सकते हैं। दूसरा था INS करमद, तीसरा था INS किल्तान और चौथा था INS कावरत्ती। ये 4 जो बनाने थे, ये पनडुब्बी क्या है, पनडुब्बी रोधी पोत है, मतलब पनडुब्बियों को मार गिराने वाले ये पोत हैं। किसने तैयार किया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। और ये जो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है, ये है कहाँ पर, कोलकाता में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र में है, क्यों चर्चा में है, क्योंकि अभी हाल ही में इसने जो है INS करंज सुना है, क्या है, पनडुब्बी है ना, स्कॉर्पियन पनडुब्बी है ना, इसने तीसरी, ये जो 3 बनाना था इनको, इसमें करंज जो है तीसरी थी और तीसरी भारतीय सेना को, नौसेना को सौंप दिया गया, INS करंज। इससे पहले INS कलवरी, INS खंदेरी और INS करंज, ये 3 हैं, तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। सबके साथ INS लगा रहता है तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कौन सा पनडुब्बी है, कौन सा युद्धपोत है, कौन सा फास्ट पेट्रोल वैसल है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और अभी हाल ही में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता भी हुआ है भारत सरकार का, कितने एयरक्राफ्ट के लिए, लेटेस्ट है, कल या परसों का है। भारत सरकार ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड जो लखनऊ में है, उससे समझौता किया है तेजस विमान बनाने के लिए, ठीक है। तो कितने तेजस विमान बनाए जा रहे हैं, उसके लिए रकम भी आवंटित कर दी गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, एक मुद्रा अभी हाल ही में चर्चा में थी, इको सबने सुना होगा। इको मुद्रा क्या है, किस देश ने चलाई है इको मुद्रा, इको मुद्रा ECO, इस मुद्रा को किस देश ने चलाया है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि हमारे राष्ट्रपति इन देशों की यात्रा पर गए थे और वहाँ पर इन देशों में से किसी एक ने राष्ट्रपति को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था, भारतीय राष्ट्रपति को। तो भारतीय राष्ट्रपति अभी हाल ही में कहाँ कहाँ गए हैं, यदि आप 3 महीने 4 महीने का देखो तो भारतीय राष्ट्रपति का दौरा कहाँ कहाँ हुआ है, यूरोप में भी हुआ है, और अफ्रीका में भी हुआ है, ठीक है। तो ये जो मुद्रा है इको, ये पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने चलाई है, टोटल 8 देशों ने मिलकर इसको चलाई है। इससे पहले यहाँ चलती थी CFA फ्रांस, ठीक है, फ्रांस का उपनिवेश थे सारे देश, तो वहाँ से फ्रैंक मुद्रा चलती थी। अब इन 8 देशों ने मिलकर इको नामक मुद्रा चलाई है। और ये 8 देश कौन कौन से हैं, नहीं, ये सारे तटीय देश हैं, जिनमें आइवरी कोस्ट, माली, बुर्किना फासो, बेनिन, नाइजर, सेनेगल और टोगो हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ नाम क्या है वो आपको, मैप अच्छे से अध्ययन किए होंगे तो सारे कोस्टल कंट्री हैं, आपको याद होगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि किस देश ने भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था, नहीं पता आपको, गुनिया ने दिया था, गुनिया बिसाऊ बोलते हैं ना, ठीक है, उसने जो है भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था। उसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ थोमिसलेव, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखिए कि उसने दिया था। अब इसमें इस रीजन की बात हमने इसलिए किया क्योंकि जैसे तट होते हैं उनका कुछ नाम होता है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, जो तट होते हैं वो महत्वपूर्ण हैं। और पश्चिमी अफ्रीका के संबंधित 3 तट आते हैं। पहला आता है आइवरी कोस्ट, नाम सबने सुना होगा, गोल्ड कोस्ट सुना होगा, स्लेव कोस्ट सुना होगा। तो कौन कौन से देश इनसे जुड़े हैं, क्या कोई बताएगा। यहाँ पे इको इतना महत्वपूर्ण नहीं था, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं आइवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट, फिर एक आता है गोल्ड कोस्ट, फिर आता है स्लेव कोस्ट। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं, जैसे आइवरी कोस्ट की बात करें तो आइवरी कोस्ट जो है किन देशों से सीमाओं को बोलते हैं, किन देशों की जलीय सीमाओं को, तटीय सीमाओं को बोलते हैं हम आइवरी कोस्ट, कोई बताएगा। एक देश है कोटे डी आइवोर, नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो अफ्रीका का मैप देखा ही नहीं है, आज जाके अफ्रीका का मैप देखिएगा, ठीक है। एक देश है कोटे डी आइवोर, उसके तट को बोलते हैं हम आइवरी कोस्ट,
ठीक है, कोटे डी फिर आइबोर, ठीक है। फिर बात आती है गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट सबने सुना होगा, अक्सर चर्चा में रहता है। घाना, घाना देश का नाम सुना है, ठीक है। तो घाना का जो तट है उसको बोलते हैं गोल्ड कोस्ट, ठीक है। अब बात आती है स्लेव कोस्ट की। स्लेव कोस्ट के अंतर्गत कौन कौन से देश हैं? स्लेव कोस्ट के अंतर्गत आते हैं टोगो, बेनिन और नाइजीरिया, ठीक है। तो स्लेव कोस्ट टोगो, बेनिन और नाइजीरिया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, स्लेव कोस्ट कौन कौन से हैं और कौन कौन से देश। पहला है आइवरी कोस्ट, कोटे डी आइबोर। दूसरा है गोल्ड कोस्ट, घाना। तीसरा है स्लेव कोस्ट, इसमें 3 देश आते हैं, टोगो, बेनिन और नाइजीरिया। ये तीनों देशों के जो तट है उसको मिला के हम बोलते हैं स्लेव कोस्ट। अब हम भारत के बारे में यदि बात कर लें, भारत में भी तटों का नाम है, सबने पढ़ा होगा, सबने सुना होगा। तो जिसको पता है वो हाथ ऊपर करेगा, बोलेगा नहीं। ये तो सबको पता होना चाहिए ना। और मैप कोई नहीं देखेगा, यदि मैप में दिया होगा तो, नहीं दिया है कोई बात नहीं। अब आप बताइएगा, हम नाम लिख रहे हैं, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। एक है मालाबार कोस्ट, दूसरा है कोंकण, सब इंक खत्म हो गया ना, कोरोमंडल, और एक आता है काठियावाड़। सबके बारे में पता है। कोंकण तट किन राज्यों से लगा है? कोंकण तट कोई बताएगा? कौन सा? कर्नाटक और कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तीनों को हम बोलते हैं कोंकण तट, ठीक है। कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है। कोरोमंडल किसको बोलते हैं? तमिलनाडु, ठीक है। और काठियावाड़ हो गया गुजरात, ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया गुजरात। अब एक बचा मालाबार, ये कहाँ से संबंधित है? मालाबार। अभी हाल ही में यहाँ पे एक एक्सरसाइज हुई थी, मालाबार एक्सरसाइज। अब वो आपको करना है कि किन देशों के बीच हुई थी? केरल, ठीक है। तो ये तटों के नाम जो है आपको पता होना चाहिए। अब आज का लास्ट, अभी तो 2 बचे हैं फिलहाल, अभी समय भी है। आपने नाम सुना होगा गैलीपोली, इस समय काफ़ी चर्चा में। क्या है? सबने पढ़ा होगा, सुना होगा। गैलीपोली नहीं सुना है? हाँ सुना है। सुना होगा जरूर, यदि समाचार पत्र पढ़ा है तो सुना है। एक है काना कैकले और दूसरा है गैलीपोली। ये क्यों चर्चा में था? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये नाम आया कहाँ से? अब ये तो मान लो ऐतिहासिक घटना है, तो अब इसकी चर्चा क्यों हो रही है? टर्की के राष्ट्रपति गए थे, हाँ पाकिस्तान तो उन्होंने भाषण दिया था। हाँ, तुर्की के राष्ट्रपति जो हैं, एर्दोगन नाम है, वो जब पाकिस्तान आए थे उन्होंने बोला था जो जम्मू कश्मीर में घटनाक्रम हो रहा है उसकी तुलना हम गैलीपोली और कनाकले से कर सकते हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये है क्या, ठीक है। ये तुर्की से संबंधित है, और तुर्की से संबंधित है क्या कि इस संघर्ष में यहाँ पे एक युद्ध हुआ था, ब्रिटेन विश्व युद्ध के दौरान जो है यहाँ पे ब्रिटेन और तुर्की की सेनाएं आपस में आमने सामने थी इस मैदान पे, इस स्थान पर। और यहाँ पर जो है लगभग तुर्की के 80,000 सैनिक जो है मारे गए थे, और लगभग ब्रिटेन के भी लगभग 30 से 40,000 सैनिक यहाँ पे मारे गए थे। तो भीषण युद्ध हुआ था, रक्तपात हुआ था। तो इन्होंने जम्मू कश्मीर को संज्ञा दी है कि जम्मू कश्मीर भी इसी के समान ही है, जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह का संघर्ष हो रहा है, भारत सरकार द्वारा दबाया जा रहा है। अब ये चीज़ तो हो गया, लेकिन आपको पता है यहाँ पे एक जल संधि है, वो चीज़ महत्वपूर्ण है। तो सबको पता है, पढ़ लिया? नहीं, एक और है डार्डेनल्स। हाँ, उसको तो सबने सुना है, जो आपने बोला ना, ये कम सुना हुआ है लगता है। तो ये किन 2 स्थानों, किन 2 सागरों को जोड़ता है या किन 2 स्थानों को अलग करता है? कोई बताएगा? नहीं पता है तो आप जाके कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर इसकी काफ़ी आलोचना हो रही है। तो डार्डेनल्स जो है ये एजियन सागर और मरमरा सागर, ठीक है। मरमरा सागर को एजियन सागर और भूमध्य सागर से जोड़ती है। मरमरा सागर को एजियन सागर और भूमध्य सागर से ये जल संधि जोड़ती है, ठीक है। डार्डेनल्स
मरमरा सागर को एजियन और भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, इसी संधि पर, इसी जल संधि पर ही अधिकार को लेकर, इसी जल संधि पे अधिकार को लेकर ये युद्ध हुआ था। क्योंकि ये जल संधि, अब आप समझ सकते हैं, भूमध्य सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। यदि आप मैप अच्छे से अध्ययन किए होंगे इसकी अवस्थिति क्या है, तो इसी जल संधि पर नियंत्रण को लेकर ही यह युद्ध हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आता है बॉस्फोरस। किसने सुना है? हाँ, बहुत सही। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, यूरोप में। बॉस्फोरस, बॉस्फोरस किसने सुना है? हाँ, सुना है। ये भी यहीं पे है। सर, ये बॉस्फोरस जल संधि किसको अलग करती है? काला सागर और भूमध्य। यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। ठीक है, तो ये आपको पहली बात पता होना चाहिए, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। जैसे आपने अभी जिब्राल्टर देखा था ना, जिब्राल्टर क्या करता है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है ना, उसी तरह से ये हो गया यूरोप को। ठीक है, ठीक है, वो तो बास जल संधि है, क्या बात कर रहे हैं आप? उसको जो पापुआ न्यू गिनिया को जो अलग करती है ना, हाँ, ठीक है, केप यार्क प्रायद्वीप है ऑस्ट्रेलिया का, उसको अलग करती है। तो ये हो गया बॉस्फोरस जल संधि, यूरोप और एशिया को अलग करती है, ये आपको पता होना चाहिए। तुर्की की मुद्रा क्या है? अंकारा शहर का नाम है, लीरा वहाँ की मुद्रा है। ठीक है, इस्तांबुल राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक पठार भी है, बोलते हैं अनातोलिया। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए अनातोलिया का पठार कहाँ पे है। अब आज की लास्ट बात कर लेते हैं कुछ फिल्म समारोहों की, जिसकी चर्चा हमने एक बार किया है, जो लेटेस्ट हुआ, जैसे ऑस्कर हुआ है, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो कोई बताएगा कि ऑस्कर समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी चुनी गई? पैरासाइट। अगर पैरासाइट चुनी गई तो पैरासाइट किस देश की मूवी है? साउथ कोरिया की। तो जिसको नोट करना है नोट कर सकता है। ऑस्कर जो अभी पुरस्कार दिए गए हैं उसमें बेस्ट मूवी जो दिया गया है वो पैरासाइट दिया गया है, और पैरासाइट जो है दक्षिण कोरिया की फिल्म है। बेस्ट एक्टर किसको दिया गया? हाँ, काफ़ी चर्चा में रहते हैं, जोकर मूवी बहुत अच्छी है, देखिएगा। जोकिन फोनिक्स जो है इनको दिया गया था जोकर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? हाँ, कहाँ की हैं? इनको जूडी मूवी के लिए दिया गया। ठीक है, इनके मूवी का नाम है जूडी, और जो एक्टर को दिया गया उनकी मूवी का नाम है जोकर। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप याद रखें। बेस्ट मूवी पैरासाइट दक्षिण कोरिया की, बेस्ट एक्टर हो गए जोकिन फोनिक्स। ठीक है, ये कहाँ के हैं नहीं पता, ज़रूरी नहीं है, जोकर मूवी इनकी है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो एक्ट्रेस है इनका नाम है रेनी जेलवेगर, ये कहाँ की हैं ये भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, ज़रूरी नहीं है। जूडी मूवी इनकी है, इसके लिए इनको दिया गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो जोकर मूवी है उसको गोल्डन लायन अवार्ड भी दिया गया था 76वें वेनिस फिल्म पुरस्कारों में। आपको जब पढ़ाया था उसके बाद की है, तो नोट करना चाहें तो जोकर को अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा कि गोल्डन लाइन अवार्ड जो है इसको दिया गया था वेनिस, इटली का। हाँ ठीक है, वेनिस 76वें वेनिस फिल्म समारोह में। ठीक है, और ये अमेरिका की मूवी है। इसके अतिरिक्त फिल्म फेयर हुआ था अभी हाल ही में। फिल्म फेयर काफ़ी विवादित रहा है फिल्म फेयर इस बार का। तो इसलिए विवादित क्यों रहा है? क्योंकि सबसे ज़्यादा पुरस्कार किसको मिल गए? गली बॉय को। ठीक है, और उसने रिकॉर्ड किसका तोड़ा? टोटल फिल्म फेयर में 13 पुरस्कार मिले हैं गली बॉय को। और इससे पहले यदि बात किया जाए किस मूवी को इतने सारे पुरस्कार मिले थे, तो 11 पुरस्कार मिले थे। वो मूवी थी ब्लैक मूवी थी, अमिताभ बच्चन और शायद रानी मुखर्जी की मूवी है। ठीक है, तो उसको मिले थे इससे पहले 11 पुरस्कार, और अब इसको मिल गए हैं 13। ठीक है, इसलिए काफ़ी विवादित है, लोग इस पे काफ़ी आलोचना कर रहे हैं कि कैसे इसको इतना सारा मिल गया। और गली बॉय को बोला था नेट पैक अवार्ड भी दिया गया था, ये पिछली बार जब कराया था तो उसमें बताया था मैंने। नेट पैक अवार्ड बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया था। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन भी पूछते हैं ना, नहीं आयोजन कहाँ? जैसे अक्सर गोवा में होता है तो लोग गलती करते हैं, गोवा में नहीं हुआ था इस बार, गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, आयोजन इसका गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, गुवाहाटी कहाँ पे है? आसाम में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी सारा पुरस्कार मूवी यही थी, एक्टर जो थे इसी के, उन्हीं को बेस्ट एक्टर दिया गया, एक्ट्रेस जो इनकी फिल्म की थी उन्हीं को सब कुछ मिला, तो और किसी को कुछ नहीं मिला। तो याद करना आसान है, पूछा नहीं जाएगा, पूछा ही नहीं जाएगा ये, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, सब एक ही फिल्म को दिया गया है। आयोजन स्थल हो सकता है पूछ लें, तो आयोजन स्थल थोड़ा अलग है, तो आयोजन स्थल देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, लेकिन लगता है आप लोगों को पसंद नहीं आई। एक बार करा दीजिए क्या? पूरी लिस्टिंग किस? INS वाली, बहुत कंफ्यूज है। INS वाली
नेक्स्ट टाइम पूरा, नेक्स्ट टाइम जितना भी पेट्रोल वेसल जो दिए गए